जस्ट सी, आई गेस सम ऑडियो का दिक्कत हो रही है. इफ यू आर फेसिंग एनी ऑडियो की दिक्कत, मनमीत पात्रो, हाय सर, हेलो मनमीत. राइट, सो वी आर स्टार्टिंग विद द रिकॉर्डिंग एंड द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1. तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपके चैप्टर का मास्टर चार्ट है. BPA part, ERM, risk management. Risk management is really very important from this part. Controls we have to see. Basically जो कंट्रोल वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही डिटेल में कवर्ड है. तो आज हम उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे बिकॉज उसके लिए चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 एंड 2 ऑलरेडी वी हैव. देन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरनल कंट्रोल. फ्लो चार्ट पार्ट के लिए आपको मैं बता दूं कि फ्लो चार्ट के रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है अपनी चैनल पे जाके आप जब प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो CA इंटर EIS फ्लो चार्ट करके आपको अलग से एक प्लेलिस्ट दिखेगी. वहाँ पे आपको सारे के सारे फ्लो चार्ट के वीडियोस मिल जाएंगे. तो फ्लो चार्ट आपको वहाँ से कवर कर लेना, तो उसको मैं आज यहाँ पे कवर नहीं करूँगा. देन वी हैव द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क एंड कंट्रोल. तो दैट इज योर चार्ट A, रिस्क एंड कंट्रोल इन स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस. सो बेसिकली ये सारा जो चैप्टर है ये पूरा रिस्क कंट्रोल के ऊपर ही है. एंड देन द लास्ट पार्ट इज रेगुलेटरी कंप्लायंस. Under regulatory compliance, we have some part related to the Companies Act and some part related to the Information Technology Act 2000, और in other words we can say उसका दूसरा नाम है साइबर लॉ. सो कंपनीज एक्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पार्ट हमको करना है. एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा कंपनीज एक्ट को हमको रिवाइज करना पड़ेगा. अंडर द IT एक्ट, एडवांटेजेस ऑफ साइबर लॉ, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज SPDI. राइट, SPDI. तो चलिए फटाफट से रिवीजन को हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस. सर प्लीज इसका ऑल्सो, मनमीत पात्रो, ऐसा है कि इसका के जो रिवीजन लेक्चर्स है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है एंड जो रिमेनिंग चैप्टर्स वो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए. राइट, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1. सॉरी, नॉट दिस इज योर चैप्टर नंबर 1. वो SM ओपन हो गया था. राइट, तो सबसे पहला पार्ट हमको करना है कि जो आपके एंटरप्राइज में जो जितनी भी प्रोसेसेस है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. सो व्हाट आर द 3 कैटेगरीज? ऑपरेशनल प्रोसेस, सपोर्टिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. नाउ ऑपरेशनल प्रोसेसेस मींस दोज प्रोसेसेस विच आर वेरी एसेंशियल टू द रनिंग ऑफ योर बिजनेस. मतलब अगर कोई भी मैं ट्रेडिंग के बिजनेस की बात करूँ तो परचेस करना, मैन्युफैक्चरिंग करना या जो भी वैल्यू एडिशन करना है वो करना और उसको कस्टमर को बेच देना, ये होती है आपकी बेसिक प्रोसेसेस. जैसे इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 में वैल्यू चेन एनालिसिस में आपने क्या करा था, आपके पूरे प्रोसेसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. एक था आपका सपोर्टिंग प्रोसेस और एक था आपका प्राइमरी प्रोसेसेस. तो जो प्राइमरी प्रोसेस है दोज आर योर ऑपरेशनल प्रोसेसेस. द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज सपोर्टिंग प्रोसेसेस. तो बेसिकली जो सपोर्टिंग प्रोसेस होती है वो आपके ऑपरेशनल प्रोसेस को हेल्प करके, सपोर्ट करके आपके बिजनेस को एक्सपांड करने में हेल्प करती है. तो दैट इज योर सपोर्टिंग प्रोसेसेस. द नेक्स्ट प्रोसेस इज मैनेजमेंट प्रोसेस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैनेजमेंट प्रोसेस? बेसिकली मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब द प्रोसेस दैट मैनेजमेंट अंडरटेक्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एंटरप्राइज एज अ होल. राइट, मतलब जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, आपको क्या लगता है कि ये जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या बस रोजाना ऑफिस में आके कुर्सियां गर्म करते हैं? तो द आंसर इज नो, दे ऑलवेज कम देयर. उनका काम होता है स्ट्रैटेजिक विजन रखना, उनका काम होता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, स्ट्रैटेजी को बनाना और जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज करके मैनेज करना. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस. तो टोटल एंटरप्राइज के प्रोसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. क्या क्या? ऑपरेशनल प्रोसेस, उसके बाद वी हैव सपोर्टिंग प्रोसेस एंड द लास्ट वन इज योर मैनेजमेंट प्रोसेस. तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट. The next important part is your business process automation. Now what do you understand by the term business process? Sir, business process मतलब what is the meaning of the term process? Process का मतलब है कोई भी चीज को करने का तरीका. राइट, जैसे एग्जामिनेशन को पास करने का तरीका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का भी अपना एक तरीका है, उसी हिसाब से बिजनेसेस में भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है. मैं तो आगे जाके इतना भी कहता हूँ कि सारे जो बिजनेसेस जो भी इस वर्ल्ड में है सभी के सभी आर अ बंडल ऑफ प्रोसेसेस. जैसे अगर आप क्लासेस की बात करो तो आपकी रिविजन्स लेना, आपके रेगुलर क्लासेस लेना, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करना, उसके बाद आपको गूगल ड्राइव, ऑनलाइन क्लासेस, ये सारा की सारा क्या है? प्रोसेसेस है. सो बेसिकली बिजनेस इज मेड अप ऑफ टू मेनी प्रोसेसेस बंडल अप टुगेदर. राइट, तो ये था बिजनेस प्रोसेस होती क्या है. एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटोमेशन? ऑटोमेशन का मतलब है कि ये जो प्रोसेसेस है अगर आप इसमें से ह्यूमंस को बाहर निकालो और वहां पे मशीन्स को लगा दो तो उसको हम लोग बोलेंगे ये आपका जो बिजनेस प्रोसेस जो पहले मैनुअल था अब वो क्या बन चुका है?
ऑटोमेट हो चुका है। सर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आज से 25 साल पहले जो भी बैंकिंग में कैश विड्रॉल की जो सिस्टम थी वो वहाँ पे बहुत सारे अंकल और आंटियाँ बैठा करती थी, तो आपको जाके उनसे फिजिकली कैश विड्रॉ करने के लिए आपको जाना पड़ता था, तो बहुत सारी दिक्कत आपको फेस होती थी। सबसे पहले दिक्कत टाइमिंग की, उसके बाद वो दिक्कत उनका मूड संभालो, उनका जो ईगो है वो आपको सेटिस्फाई करना होता था, फिर उसके बाद स्लिप भरनी होती थी, फिर कई बार लंच ब्रेक हो गया, ऐसी बहुत सी दिक्कतें आपको आती थी। बट बैंकिंग आवर्स तो लिमिटेड है, मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5, उसके बाद तो आप बैंक जा नहीं सकते। तो ये थे 25 साल पहले का सिनारियो। बट आज उसी कैश विड्रॉल के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके वहाँ पे मशीन को लगा दिया, आंटी को रिप्लेस करके एटीएम को लगा दिया, आंटी रिप्लेस बाय एटीएम। सो बेसिकली एटीएम जो है ये एक बीपीए है, दैट इज बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अगर आप बैंकिंग का एग्जांपल देखो तो उसमें कैश विड्रॉल इज अ प्रोसेस, उसमें इसी प्रोसेस को पहले मैनुअल किया जाता था, अब सेम प्रोसेस को एटीएम कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे आंटी को निकाल के एटीएम को लगा दिया, तो बेसिकली ह्यूमन इंटरवेंशन को निकाल के मशीन्स को वहां लगा दिया। तो एटीएम का इंट्रोडक्शन इनटू द बैंकिंग इंडस्ट्री इज नथिंग बट बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट। तो ये सब आपका बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का बेसिक ऐसा एक्सप्लेनेशन। अभी ऑब्जेक्टिव का होता है बीपीए को लगाने का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलीनेस। चलिए ये 3 वर्ड ना आपके ईआरएस के सिलेबस में बहुत आए, दैट इज CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि मेरा अगर कोई कुछ डेटा है तो वो सिर्फ मेरा ही रहना चाहिए, उसकी प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, वो किसी दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। सर इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल, अगर मैंने आपको मैसेज भेजा हाय हाउ आर यू, अगर आपको मैसेज मिलता है हाय वेयर आर यू, तो हम बोलेंगे आपके डेटा का जो कंटेंट है वो चेंज हो गया, तो बेसिकली आपकी डेटा की इंटीग्रिटी खत्म हो गई। तो डेटा की इंटीग्रिटी का मतलब है उसका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल ही रहना चाहिए, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। तो डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मेरा डेटा मुझे जब चाहिए तब वो एक्सेसिबल चाहिए। जब मैं फेसबुक पे लॉगिन करूंगा, यूट्यूब पे लॉगिन करूंगा, तो जो भी मेरा डेटा है वो मुझे हमेशा ही एक्सेसिबल होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टाइमलीनेस? का मतलब है कि राइट डेटा राइट पर्सन को राइट टाइम पे अवेलेबल चाहिए। तो बेसिकली बीपीए को लगाने का ये ऑब्जेक्टिव है कि ये 3 ऑब्जेक्टिव अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो हम जो है वो बीपीए नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। इसको बहुत ज्यादा आपको स्टार मार्क करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट 3 पॉइंट, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, टाइम सेविंग एंड विजिबिलिटी। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, एटीएम एंड आंटी का एग्जांपल ले लो। क्वालिटी कंसिस्टेंसी, क्या लगता है आपको आंटी ज्यादा अच्छे से काम कंसिस्टेंटली कर पाएगी या एटीएम करता है? आंटी हो सकता है कि लोगों से व्यवहार करने में, लोगों से ट्रांजैक्ट करने में भेदभाव करे, कभी उनका मूड अच्छा है, कभी उनका मूड अच्छा नहीं है, कभी डांट दिया, कभी बहुत अच्छे से बात कर ली, ये आंटी है। बट व्हाट अबाउट एटीएम? एटीएम इज अ मशीन, वो लोगों में भेदभाव नहीं करेगी, बीट अ मेल, बीट अ फीमेल, बीट अ एजेड पर्सन और अ चिल्ड्रन और अ मिडिल एज मैन, वट एवर इट मे बी, एटीएम सबके साथ कंसिस्टेंटली और क्वालिटी से वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला बेनिफिट बीपीए का क्या है? क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी की सर्विस मिलेगी। नेक्स्ट है टाइम सेविंग। एटीएम से कैश विड्रॉल में अगर मुझे 10 मिनट लग रहे हैं तो तुमको भी 10 ही मिनट लगेंगे, किसी और को भी 10 ही मिनट लगेंगे। हाँ, अगर रश ज्यादा है सो देन ज्यादा टाइम लग सकता है, बट ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस वी कैन से दैट इन केस ऑफ मशीन्स और बीपीए आपका टाइम सेविंग होता है। बैंक का भी टाइम सेविंग हो रहा है। अब आंटी को सबसे बात करने की जरूरत नहीं है, जिस किसी को कैश विड्रॉ करना है वो इवन नाइट टाइम पे जाके कैश को विड्रॉ कर सकता है। तो इससे बैंक का भी समय बच गया, कस्टमर का भी समय बच गया, तो टाइम सेविंग हो रही है। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का ये मतलब है कि एटीएम का हर ट्रांजैक्शन बैंकिंग के सर्वर से जुड़ा होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रात को 3 बजे हो या आफ्टरनून के 3 बजे ट्रांजैक्शन हो, बेसिकली उसकी विजिबिलिटी आपके सामने दिखाई देती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो पहले 3 पॉइंट कौन से? क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, टाइम सेविंग एंड विजिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट्स, गवर्नेंस, रिलायबिलिटी, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? सी देखिए, आंटी एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग में कभी कभी बिहेवियर में प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है कि आंटी के मन में बैंक के साथ फ्रॉड करने का प्लानिंग चल रहा हो, तो आंटी फ्रॉड भी कर सकती है। इसलिए आंटी पे ज्यादा गवर्नेंस आपको रखना पड़ेगा, ज्यादा क्लोज वॉच आपको रखना पड़ेगा। ये चीज एटीएम के साथ कभी नहीं होगी। तो आंटी को गवर्न करना डिफिकल्ट है, बट एटीएम को गवर्न करना ईजी है। तो बेनिफिट गोज इनटू द बैग ऑफ एटीएम, दैट इज बीपीए। नेक्स्ट इज रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है सर्विस देने की जो टाइम है उसमें
कितना समय लगता है। मैंने आपको बताया कि आंटी की सर्विस कंसिस्टेंट नहीं है। आंटी का अगर कोई पहचान वाला आ गया तो आंटी इमीडिएटली 5 मिनट में सर्विस दे देगी। अगर आंटी का कोई पहचान वाला नहीं है, कोई स्ट्रेंजर है, तो आंटी अपने हिसाब से चलेगी, धीरे धीरे से ट्रांजैक्शन करेगी, सामने वाला पूरा पक जाएगा। ऐसा एटीएम के साथ नहीं होता, राइट। एटीएम में आपको प्रॉपर सर्विस मिलेगी, क्विक सर्विस मिलेगी और सारी सिक्योरिटी कंट्रोल फॉलो करते हुए ही सर्विस मिलेगी। सो दिस इज द रिड्यूस्ड टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड व्हाट इज रिड्यूस कॉस्ट? आंटी को आप सैलरी देते हो, लेट अस से फॉर एग्जांपल 35,000 अ मंथ। 35,000 अ मंथ में वो सेकंड एंड फोर्थ संडे की तो उसको छुट्टी होती है, नॉट संडे, सैटरडे की तो उसको छुट्टी होती है। कभी कभी बीमार हो गई तो उसकी छुट्टी लग गई, प्लस ऑल्सो उसके वर्किंग आवर लिमिटेड है। ये चीज एटीएम के साथ नहीं है। एटीएम 24/7 काम करेगा, कंसिस्टेंटली काम करेगा, कभी भी एटीएम नहीं थकेगा। तो बेसिकली अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो एटीएम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज उसका आरओआई अच्छे से कैलकुलेट हो जाता है, पूरा पैसा वसूल होगा एटीएम से, जो कि आंटी से नहीं होगा, राइट। सो व्हाट आर द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स? गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। मुझे फटाफट से बताइए, क्या आप लोग मेरे साथ हो अभी एट प्रेजेंट? राइट, आर यू विथ मी एज ऑफ नाउ? जस्ट लेट मी नो। ओके, सो वी आर बैंगिंग ऑन आगे। सो ये था आपका बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स ऑफ बीपीए। बीपीए को इम्प्लीमेंट करने की टोटल 8 स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से अगर आपको एग्जाम में कुछ आता है तो बेसिकली इन हर स्टेप के नीचे आपको 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप है डिफाइन व्हाई वी वांट टू इम्प्लीमेंट बीपीए। आंटी को हटा के एटीएम हमको क्यों लगाना है, इस क्यों का जवाब आपके पास चाहिए। मतलब पूरा एनालिसिस कर लो, क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है, क्या कॉस्ट कटिंग होने वाली है, क्या कंसिस्टेंट सर्विस मिलेगी, क्या 24/7 कस्टमर को सर्विस मिलेगी। अगर ये सारे आंसर पॉजिटिव है तो आपको बीपीए लगाना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे बैंक में कैश विड्रॉल की प्रोसेस वाज अ बीपीए, आई मीन वाज अ प्रोसेस, उसी प्रोसेस को ऑटोमेट किया एटीएम के साथ। तो सबसे पहले पूछिए खुद से कि बीपीए क्यों लगाना चाहते हो, तो डिफाइन व्हाई वी वांट टू इंप्लीमेंट बीपीए। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद नेक्स्ट आपको दिख रहा है अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच, अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच एंटरप्राइज नीड्स टू कंप्लाई विद। जैसे आंटी जब कैश विड्रॉल का सर्विस देती थी कस्टमर्स को, तो इन दैट केस आंटी यूज टू टेक ड्यू केयर ऑफ द केवाईसी चेकअप। वो लोगों से पूछती थी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका केवाईसी प्रॉपर तरह से चेक हो रहा है। मतलब जो स्क्रूटिनी है सिक्योरिटी को लेकर के आंटी प्रॉपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती थी। तो अगर आज आप एटीएम लगा रहे हो तो उसी क्वालिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के फॉलो करने पड़ेंगे, इसका भी आपको सोच विचार कर लेना है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। मैंने आपको बताया इन केस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू वांट टू मेक अ बिग चेंज, आपको हमेशा क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। सो थर्ड स्टेप इज डॉक्यूमेंटेशन। तो पहले 3 स्टेप कौन सी? पहले 3 स्टेप आप डिफाइन कीजिए आपको क्यों करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने, और थर्ड आपको देखना है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप्स, डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्ट टू बी अचीव बाय इंप्लीमेंटेशन। तो बेसिकली जो 4th स्टेप है ये आपके फर्स्ट स्टेप का एडिशनल पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप में आपने उस क्यू का आंसर किया, अब उस क्यू को प्रॉपरली शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में आपको प्रॉपर डिफाइन करना है। सो दैट इज योर स्टेप नंबर 4। नेक्स्ट, एंगेज द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। फिर आप मुझे बुला लीजिए, आई एम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो अ बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। मैं जाके बैंक को कंसल्ट करूंगा कि तुमको कैसे एटीएम का इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किसी बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को बुलाइए, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। कैलकुलेट आरओआई, आ गई फाइनेंस वाली बात, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ बीपीए। अब बहुत हो गई चर्चा, ऑन पेपर प्लानिंग एनालिसिस सारा हो गया, अब एक्चुअल बीपीए को डेवलप करेंगे। और लास्ट में आपको दिख रहा है टेस्टिंग द बीपीए एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। टेस्टिंग द बीपीए एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। एक बार जब बीपीए बन जाएगा, जब एटीएम फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में आया था तो उसको पहले टेस्ट किया गया। टेस्टिंग के बाद जो भी एरर्स है उसमें से बाहर निकाले जाते हैं और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So these are the 8 steps related to BPA.
एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से हो सकता है कि एमसीक्यू में ये चीजें आ जाए, राइट आगे बढ़ेंगे, बट थियोरेटिकल क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आएगा। हितेश अलवानी इज ऑल्सो हियर, हाय हितेश। तो ये थे आपके स्टेप्स रिलेटेड टू बीपीए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब इस एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पे बढ़ने से पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को कवर करेंगे, फिर वापस हम लोग इस ईआरएम पे आएंगे। तो लेट अस फर्स्ट गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज लॉजिकली पहले वो चीज़ समझनी जरूरी है। अब बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो फटाफट देखते जाइए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। उसमें हमको देखना है कि रिस्क के रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, राइट रिस्क रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से होते हैं। लेट मी जस्ट चेक, कहीं कोई पॉइंट रह ना जाए हमसे। फिर उसके बाद हमको देखना है टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, देयर इज सम डिस्टर्बेंस एट दैट एंड। सो वी आर बैक। टाइप्स ऑफ रिस्क कौन कौन सी वो हमको देखना है। उसके बाद हमको देखना है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, राइट। अब टाइप्स ऑफ रिस्क में वी हैव बिजनेस की रिस्क्स, देन वी हैव आईटी की रिस्क, एंड देन वी हैव डेटा रिलेटेड रिस्क। बिजनेस की रिस्क, आईटी की रिस्क एंड डेटा रिलेटेड रिस्क। तो इसमें ये जो डेटा रिलेटेड रिस्क है, दिस इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 3। तो उसको हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड सो ऑन। तो जब चैप्टर 3 करेंगे तब उसको देख लेंगे आराम से, तो उसको वहां कवर करेंगे। यहाँ पे हमको जो कवर करना है दैट इज योर बिजनेस रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क में बिजनेस रिस्क एंड आईटी रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्क एंड रिलेटेड टर्म्स। चलिए बात करेंगे रिस्क की, तो आपके फटाफट से नोट्स पे आएंगे। रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपसे कुछ जवाब चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क। अगर आप कोई मुझे कमेंट करके बता सकते हो बड़ी फटाफट से शॉर्ट में कि रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट कि रिस्क का मतलब क्या होता है। आप जरा मुझे कमेंट करके बताइए, तब मुझे समझ में आएगा कि यू आर विथ मी और नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क, बताइए जल्दी जल्दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क, कौन बताएगा फटाफट से। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। बच्चे बोले सर हम लोग रिवीजन में बैठे हैं एंड इवन वी वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क। बताओ बताओ जल्दी जल्दी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। रिस्क का मतलब होता है कि आपको कुछ खतरा है। जैसे अगर मैं आपका एग्जाम्पल हूं, तो आप लोग सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन देने वाले हो, उसमें आप फेल हो सकते हो, ये रिस्क है। उसमें आप फेल हो सकते हो, ये रिस्क है। बट ये रिस्क मटेरियलाइज होना, मतलब रिस्क से होने वाला जो नुकसान है, जो आज सिर्फ दूर है, उसका रियलिटी में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क का मटेरियलाइजेशन होना। कुछ टर्म्स को समझने का ट्राई कीजिए। रिस्क का जो इक्वेशन है ना, वो बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे फटाफट से, रिस्क का इक्वेशन बड़ा सिंपल है। रिस्क इज इक्वल्स टू वल्नरेबिलिटी प्लस थ्रेट। बड़ा ही छोटा सा एग्जांपल लूंगा, चीजें समझ में आएंगी। इमेजिन कीजिए आप अपने क्लासेस के लिए जा रहे थे अपने बाइक पे, आपके जो वरुण बता रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, वेरी गुड। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज वन ऑफ द टाइप्स, मोस्ट प्रोबेबली इसको नुकसान आपको हो सकता है, दैट इज रिस्क। तो एग्जांपल लेंगे कि आप अपने क्लासेस के लिए जा रहे थे, आपके क्लासेस आपके घर से बहुत दूर है, तो आप गाड़ी पे वहां पे जाने वाले थे और रास्ते में आपको बहुत सारी ट्रैफिक लगती है रोजाना बेसिस पे। अब इस सिचुएशन में रिस्क क्या है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा होगा नहीं, बट एग्जांपल लेते कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, ये रिस्क है। अब वल्नरेबिलिटी और थ्रेट की बात करेंगे। अब जो जिस गाड़ी पे, जिस बाइक पे, जिस मोपेड पे आप जाते हो, इमेजिन करेंगे कि उसके ब्रेक्स थोड़े से वीक है, उसके ब्रेक्स थोड़े से वीक है। तो मुझे बताइए ये जो वीक ब्रेक है, ये आपकी इंटरनल वीकनेस है, तो हम इसको टेक्निकली बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। तो आपकी बाइक वल्नरेबल है बिकॉज उसके ब्रेक्स वीक है, तो उसकी वजह से जो रिस्क है वो एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हम बात करते हैं ना रिस्क, इसका मतलब कि अभी वो चीज रियलिटी नहीं हुई है, वो रियलिटी बन सकती है, हम उसके पहले खड़े हैं। रिस्क मटेरियल्स फ्यूचर में हो सकती है, आज हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज ए प्रोबेबिलिटी कि ऐसा होगा, बट आज ऐसा हुआ है क्या? आंसर इज नो।
थ्रेट का क्या मतलब है, आपके जो क्लास को जाने वाला जो एग्जाम्पल उसमें आपके ब्रेक्स वीक है या आपकी इंटरनल वीकनेस है, तो आपकी बाइक वल्नरेबिलिटी के इससे घिरी हुई है, और रास्ते पे चलती हर गाड़ी जो आपको आके डैश कर सकती है कि या जिसके साथ आपका जो है वो नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो रास्ते पे चलती हर गाड़ी क्या है, आपके लिए थ्रेट है। रास्ते पे चलती हर गाड़ी आपके लिए क्या है, थ्रेट है। तो बेसिकली जब थ्रेट वल्नरेबिलिटी के साथ मिल जाता है तो ये रिस्क जो है वो मटेरियलाइज हो जाती है। समझ में आ गया? तो व्हेन थ्रेट एक्सप्लॉइट्स योर वल्नरेबिलिटी, रिस्क मटेरियलाइजेस। मतलब आपके ब्रेक वीक था इसलिए आपका ब्रेक नहीं लगा गाड़ी का, इसलिए किसी दूसरे ने आके आपको डैश कर दिया या आप किसी दूसरे में डैश हो गए, तो इसके वजह से एक्सीडेंट की जो रिस्क थी अब वो मटेरियलाइज हो जाएगी। समझ में आ गया द मीनिंग ऑफ द टर्म रिस्क, राइट? तो सर कंप्यूटर में भी ऐसे होता है। कंप्यूटर में रिस्क क्या हो सकता है कि आपका डेटा लॉस हो गया, आपका वेबसाइट हैक हो गया, आपका डेटा करप्ट हो गया, ये रिस्क है। वल्नरेबिलिटी क्या है कि आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं लगाया, आपने प्रॉपर बैकअप नहीं लेके रखा, आपका डेटा जो है वो सालों से ऐसा पड़ा, यूज ही नहीं करा आपने, ये वल्नरेबिलिटी है। थ्रेट हमेशा आउटसाइड वर्ल्ड से होती है, कोई हैकर है या कोई आपका दुश्मन है या कोई आपका एम्प्लॉई है जो ये सब चीजें करेगा। तो बेसिकली आप कंट्रोल क्या कर सकते हो, थ्रेट की वल्नरेबिलिटी की थ्रेट आप हमेशा कंट्रोल कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी को आप थ्रेट को कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते, राइट? तो बेसिकली रिस्क का ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, रिस्क इज इक्वल्स टू वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय योर थ्रेट। समझ में आ रहा है? आगे तो बातों ही बातों में हम लोग इस राह पे निकल चुके, दैट इज रिस्क रिलेटेड टर्म्स। रिस्क रिलेटेड टर्म्स से हम लोग फटाफट से आपके नोट्स के वहां से जाएंगे कि रिस्क के रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो रिस्क क्या होता है वो हमने देख लिया, वल्नरेबिलिटी की डीप में चर्चा कर ली, थ्रेट की भी चर्चा कर ली। बात करेंगे एसेट की। एसेट्स का मतलब क्या होता है सर? आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हो तो ये चीज़ आप जानते ही हो कि एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली एसेट वो चीज़ें हैं कि जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है। तो नॉट ओनली फिक्स्ड एसेट्स, इवन कंप्यूटर इज योर एसेट, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कंप्यूटर के रिलेटेड बातें करेंगे। से देखिए जब भी EIS का आपको सब्जेक्ट करना है, आपको हमेशा दो चीजें ध्यान में रखनी है। वी आर ऑलवेज एंड ऑलवेज टॉकिंग अबाउट एनी IT कंपनी और एन IT डिपेंडेंट कंपनी। सर IT कंपनी कौन सी होती है? एग्जाम्पल ले लो, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, ये सारी की सारी क्या है? IT कंपनी। एंड which one is an IT dependent company? Flipkart is an IT dependent company. IRCTC is an IT dependent company. Rachendra Munda's classes is an IT dependent company. Are you understanding? तो EIS में जब भी एग्जांपल्स लेंगे, जब भी बात करेंगे, जनरल बात नहीं करनी है, आपको इन्हीं दो टाइप के एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है। इट में बी ईदर एन IT कंपनी और एन IT डिपेंडेंट कंपनी। तो बात कर रहा था मैं एसेट की। तो बेसिकली बताइए एसेट क्या होता है एक IT कंपनी में? उसकी कंप्यूटर सिस्टम्स, उसके नेटवर्क, उसका डेटाबेस, उसका सर्वर, राइट, ये सारी चीजें क्या होती है? उस कंपनी की एसेट होती है। इससे उस कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिकली एसेट वो चीज होती है। तो अगर जितनी क्रिटिकल आपकी एसेट होगी तो उतना ज्यादा प्रोटेक्शन आप उसको लगाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आप इमेजिन कर लो फेसबुक या गूगल में डेटा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट है उन सबके लिए, तो अगर उनका डेटा चोरी हो गया तो इमेजिन करो गूगल के साथ क्या होगा। तो डेटा को ज्यादा प्रोटेक्शन हम लोग लगाएंगे। तो एसेट जितनी क्रिटिकल है उतना ज्यादा प्रोटेक्शन उसको हम लगाएंगे। या कह लो कि एसेट जितनी क्रिटिकल है और उस पर अगर वल्नरेबिलिटी ज्यादा है तो रिस्क मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज सम डिस्कशन रिलेटेड टू द टर्म एसेट। नेक्स्ट टाइप इज एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपकी जो एसेट है उसको कितना नुकसान हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोजर। द प्रोबेबल लॉस इज कॉल्ड एज एक्सपोजर। लाइकलीहुड का मतलब है प्रोबेबिलिटी, लिखा हुआ था मैंने। लाइकलीहुड का मतलब है प्रोबेबिलिटी, कि ये रिस्क क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप फेल हो सकते हो या आप पास हो सकते हो? ये आप अभी नहीं बता सकते, ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछूंगा, डोंट वरी। बट लाइकलीहुड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। अटैक इज एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू सिस्टम्स। अनऑथोराइज एक्सेस मतलब क्या सर? अगर मेरे फोन को मैं ही एक्सेस करूं तो आई एम एन ऑथोराइज पर्सन। आपके फोन को मैं एक्सेस करूं तो एक्सेस तो मैं कर लूंगा, बट आई विल बिकम एन अनऑथोराइज पर्सन। सो बेसिकली अटैक कौन करता है? हैकर अटैक कर सकता है, कोई दुश्मन अटैक कर सकता है, कोई एम्प्लॉय अटैक कर सकता है। तो ये तीनों ही कैटेगरी के लोग कौन है? कौन है बताएंगे? अनऑथोराइज पर्सन। काउंटर मेजर, काउंटर मेजर को ही हम सिंपल भाषा में कहते हैं कंट्रोल। जैसे वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा लिया,
डेटाबेस बर्बाद होने से बचने के लिए उसमें प्रोटेक्शन लगा ली, एप्लीकेशन कंट्रोल लगा लिए जो चैप्टर 3 में दिया हुआ है, या फिर आपने डेटा का बैकअप लेके रखा ताकि अगर ओरिजिनल डेटा डिलीट भी हो गया स्टिल यू हैव सम बैकअप विथ यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये काउंटर मेजर आप लगाते हो कि अगर रिस्क मटेरियलाइज हो भी गई तो उससे नुकसान जो है उसको कम करने के लिए आप काउंटर मेजर लगाते हो। काउंटर मेजर को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कंट्रोल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए रिस्क के रिलेटेड इन टर्म्स का हमने डिस्कशन किया। अब इंपॉर्टेंट जो पार्ट पे हमको जाना है दैट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क को, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो बड़े फटाफट से हम लोग चलेंगे आपके बिजनेस के रिलेटेड रिस्क से। बिजनेस रिलेटेड रिस्क आपको ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स में कुछ जो है वो लिखा हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये करंट बैच के ही जो नोट्स है उन्हीं में से मैं आपको जो है वो रिवीजन करवा रहा हूँ। तो एक्सप्लेनेशन करते हुए मेरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देता हूँ, तो बहुत सारे ये एग्जाम्पल्स मैं लिख लेता हूँ, सो डोंट वरी। ठीक है, अगर बिजनेस की बात करेंगे तो क्या बिजनेस की रिस्क अलग होती है, आईटी की रिस्क अलग होती है। चलिए बिजनेस रिस्क की बात करेंगे। सबसे पहली रिस्क होती है बिजनेस स्ट्रैटेजिक रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क का ये मतलब है कि आपने जो स्ट्रैटेजी लगाई, जैसे हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देखा था कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक्सपांशन स्ट्रैटेजी, ग्रोथ एक्सपांशन, उसके बाद रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल में कौन सी स्ट्रैटेजी? माइकल पोर्टर, डिफरेंशिएशन, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप, इट में बी एनीथिंग। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप लगाते हो अगर वो काम नहीं कर सकती है ये रिस्क है। जैसे अभी वीडियो क्लासेस ऑल ओवर इंडिया बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, तो इसमें कोई क्लासेस वाले स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि चलिए प्राइस को ड्रॉप करके बड़ा वॉल्यूम में हम लोग क्लासेस को बेचेंगे। अब हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी काम ना करे, तो स्ट्रैटेजिक रिस्क का मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, ये रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि आपका कैपिटल इरोड हो सकता है, आपको नेट लॉस हो सकता है, आपको फंडिंग जो स्टार्टअप्स को फंडिंग आती है वो फंडिंग रुक सकती है, ये होती है फाइनेंशियल रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क का मतलब है कि लेट अस से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आपकी कंपनी को जीएसटी एप्लीकेबल है मतलब आपको मंथली रिटर्न्स भरना है, साल में उसका ऑडिट आपको करवाना है, तो आप ये कंप्लायंस नहीं करोगे, ये रिस्क है। अगर आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको एनुअल फाइलिंग करना कंपलसरी है। आपने एनुअल फाइलिंग नहीं करी इसलिए आपको क्या होगा? रेगुलेटरी रिस्क आएगा, और क्योंकि आपने नहीं करा तो इसलिए कंपनीज एक्ट आपको पेनलाइज करेगा। सो पहले 3 टाइप की बिजनेस रिस्क कौन सी? स्ट्रैटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, राइट। नेक्स्ट टाइप की रिस्क ऑपरेशनल रिस्क, हैजार्ड रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का क्या मतलब है? ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, ऑपरेशनल प्रोसेसेस जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, तो ये वो है कि जो डे टू डे एक्टिविटी है वो सही से नहीं चल पा रही है। जैसे एग्जाम का टाइम टेबल बनाना इज ए डिफरेंट थिंग, बट स्टडी का टाइम टेबल बनाना इज ए डिफरेंट थिंग, और एक्चुअल डेली बेसिस पे स्टडी करना इज ए डिफरेंट थिंग। तो एक्चुअली डेली बेसिस पे स्टडी करते हो आपको दिक्कतें आ सकती है, ये रिस्क है। सो इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क। हैजार्ड रिस्क मतलब नेचुरल डिजास्टर से होने वाली भूकंप, सुनामी, वोल्केनो, कोरोना, इट में बी एनीथिंग, राइट। रेसिडुअल रिस्क, अगर ऊपर बची रिस्क में से अगर कोई नया टाइप का रिस्क आता है और इन कहीं भी कैटेगरी में वो नहीं है तो उसको रेसिडुअल रिस्क में आप डाल दीजिए। तो बिजनेस को अगर आप देखें तो बिजनेस के एंगल से इतने टाइप के रिस्क, पहली 3 कौन सी? स्ट्रैटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी कंप्लायंस की रिस्क। नेक्स्ट रिस्क कौन सी थी आपकी? ऑपरेशनल रिस्क, हैजार्ड रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क। रिस्क 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 पूरे दिमाग में आपके घूम रहा होगा, बट अगर आप आराम से करो, क्लैरिटी के साथ करो, तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। हेतल बाफना इज हियर। हेलो हेतल, आपका मैसेज लेट देखा मैंने, बट वेलकम। टेक्नोलॉजी रिस्क की बात करेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी रिस्क की बात करो तो देखो इतने सारे पॉइंट्स में ये पूरा की पूरा डिवाइडेड है। कितने पॉइंट है? टोटल 12 पॉइंट्स। अभी हम लोग आपके लिए ट्रिक करेंगे, हम लोग इन टोटल पॉइंट्स को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे आईटी रिस्क की, ठीक है। फटाफट से हम लोग इसको लिखने का मैं ट्राई करूंगा। आईटी रिस्क को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। आई जस्ट ओपन अप द थिंग, समरी चार्ट्स जो आपके लिए मैंने बना के रखे थे, ताकि जब रिवीजन चलती है तो उनका बड़ा हेल्प मुझे भी होती है और आपको भी होती है। तो बेसिकली आईटी रिस्क में मैंने कुछ पार्ट बनाए। टेक रिस्क, वेंडर के रिलेटेड रिस्क, उसके बाद अदर टाइप ऑफ रिस्क, एंड कंट्रोल एंड गवर्नेंस के रिलेटेड रिस्क,
तो टोटल जो आपके 12 पॉइंट्स है उनको मैंने इन 4 हिस्सों में डिवाइड किया अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। कौन कौन सी? आईटी रिस्क में 4 पार्ट्स, आईटी रिलेटेड कुछ रिस्क, वेंडर के रिलेटेड कुछ रिस्क। सर व्हाट इज वेंडर? मतलब जिस पर्सन से आप आईटी की सर्विसेज लेते हो उसको हम लोग बोलेंगे आईटी का वेंडर। तो उसके रिलेटेड कुछ रिस्क, कुछ अदर टाइप के रिस्क जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आ रही है, और लास्ट में क्या दिख रहा है? कंट्रोल गवर्नेंस के रिलेटेड रिस्क। तो चलिए देखते हैं आईटी के रिलेटेड कौन से रिस्क है। तो आईटी के रिलेटेड जो रिस्क है वो सबसे पहले रिस्क है फ्रीक्वेंट चेंजेस। मैं क्या करूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा ताकि हमको टाइम भी बहुत लिमिटेड है। एक दिख रहा है आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी आईटी का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये जो है ना आपकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल जाती है। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन लेते हो, आपने आज मोबाइल फ़ोन लिया और उसके 20-25 दिनों के अंदर अंदर ही उससे अच्छा, उससे सस्ता उसी कंपनी का दूसरा मॉडल लॉन्च हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट चेंज जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और फिर कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी जो है टेक्नोलॉजी वो पुरानी हो चली है। तो हमेशा ही अपग्रेडेड रहना बहुत कॉस्टली साबित हो सकता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी। आईटी सिस्टम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आप एग्जांपल ले लीजिए बैंकिंग सिस्टम का। अभी एसबीआई जैसी जो बैंक है जिसकी 3000 प्लस ब्रांचेस है पूरे इंडिया भर में, तो ऐसी ब्रांचेस में पूरा का पूरा आईटी सिस्टम एसबीआई का अपना लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसबीआई जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल करता है उसका नाम है बैंक्स लिंक। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका इतना कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो भाई उसको मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज अ प्रॉब्लम। तो ये थी आईटी के रिलेटेड रिस्क की वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है आईटी, और व्हाट यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट, वेंडर के रिलेटेड डिपेंडिंग ऑन वेंडर फॉर सर्विस। डिपेंडिंग ऑन वेंडर फॉर सर्विस। सर इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो आपका वेंडर है, अगर आपका आईटी सिस्टम्स खराब होता है तो आपको वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, आप खुद होकर उसको ठीक नहीं कर सकते। तो कभी कभी ये डिपेंडेंसी 11th आवर पे अगर सामने वाला वेंडर नहीं आया तो तुम्हारी लग सकती है, राइट? तो ये रिस्क है वेंडर में। और लास्ट में मल्टीपल वेंडर रिस्क। मल्टीपल वेंडर इज अ रिस्क। सर इसका क्या मीनिंग है? मल्टीपल वेंडर मतलब जैसे इन केस ऑफ गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट कोई वेबसाइट बनाती है, जैसे जीएसटी की वेबसाइट, इनकम टैक्स की वेबसाइट, वो वेबसाइट बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी होती है और उसको मेंटेन करने वाली कोई दूसरी कंपनी होती है, और उसके आईटी सिस्टम्स का एक्चुअल परचेस वाला जो बंदा था वो दूसरा ही है। तो मतलब आप मल्टीपल वेंडर पे डिपेंडेंट हो, तो कभी कभी मल्टीपल वेंडर पे डिपेंड होना भी रिस्क हो जाती है। टू मेनी ऑप्शंस इज अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं ना, टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड, सेम वाली बात। तो वेंडर रिस्क के रिलेटेड कुछ ये बातें। अदर में 2 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला आएगा साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड की रिस्क तो हर सिस्टम में है। आपके फोन में भी साइबर फ्रॉड हो सकता है, मेरे कंप्यूटर में भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो भैया कोई भी दुनिया का कोई भी आईटी हो उसमें साइबर फ्रॉड की रिस्क तो बनी रहती है। एंड नेक्स्ट इज यूज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। यूज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सर इसका क्या मतलब है? सोशल इंजीनियरिंग का ये मतलब है कि बातों ही बातों में किसी दूसरे पर्सन का लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आप निकाल लेते हो आपका इन्फ्लुएंस यूज करके, तो हम बोलेंगे आपने जो किया है वो क्या है? सोशल इंजीनियरिंग। सर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आपका दोस्त कोई बैंक में काम करता है जो कि लोन डिपार्टमेंट में, आप उसको बोलते हैं यार तू तो मेरा दोस्त है, चल अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरा ये काम बैंक से करवा दे, मेरा नाम सिस्टम में एंट्री करवा दे, मेरे को लोन पास करवा दे। तो आपने क्या किया? अपने सोशल इंटरेक्शन का इस्तेमाल करके उस फ्रॉड को कमिट करने का ट्राई किया। तो ये भी आईटी के रिलेटेड ही है। तो सोशल इंजीनियरिंग इज दैट पार्ट। तो अभी तक हमने खत्म किए टोटल 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स डिवाइडेड इनटू 3 सब हेडिंग्स। तो आईटी में जो 6 टाइप के रिस्क है, टेक्नोलॉजी की 2 रिस्क, वेंडर के रिलेटेड 2 रिस्क, एंड अदर्स इज ऑल्सो 2 रिस्क। नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड गवर्नेंस। अब कंट्रोल एंड गवर्नेंस की लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले कंट्रोल गवर्नेंस में आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ बीसीपी। देखिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता, एक्सप्लेनेशन मैटर करता है। डेवलपमेंट ऑफ बीसीपी। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीपी? द मीनिंग ऑफ द टर्म बीसीपी इज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। भावना अग्रवाल सेइंग सर EISSM की अमेंडमेंट्स भी करवा दो। तो बेटा ये जो क्लासेस चल रही है इट इज इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एज वेल। ये जो मैं आपकी रिवीजन ले रहा हूँ इट इज इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट, राइट? सो डोंट वरी, सारा कुछ जो है वो कवर हो ही जाएगा। आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ बीसीपी। बीसीपी का मतलब है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। नाउ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे, बीच में कोई डिजास्टर हुआ तो आपका बिजनेस बंद हो गया। जैसे पूरे वर्ल्ड में अभी सारी कंपनीज बंद है तो बिजनेस ड्रॉप हो गया। इस ड्रॉप से वापस नॉर्मल लेवल पे आपको लेके आने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि बिजनेस वापस उसी लेवल पे चलता रहे।
तो दिस वापस ऊपर और वापस प्लेन। जरा इसको देखिए, इसको मैं, ये डांस की स्टेप नहीं है, ये बीसीपी की प्लानिंग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो बीसीपी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपका बिजनेस हर हालत में नॉर्मल चलना चाहिए। इसके लिए सेपरेट टीम बैठी होती है आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में कि वो हमेशा सिस्टम्स को मेंटेन करती रहती है ताकि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए। बट ये कहना इजी है, इसको करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो बीसीपी को डेवलप करना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो वो एक टाइप की रिस्क है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल, या कह लो डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइए, मेरी भावनाओं को समझ लीजिए। राइट, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल का मतलब है, जैसे चैप्टर 3 में आपको पता है बहुत सारे टाइप के कंट्रोल्स है। एप्लीकेशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, जनरल लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस मैकेनिज्म, प्रिवेंटिव कंट्रोल, तो इतने सारे कंट्रोल्स है। तो इनको डेवलप करना बड़ा डिफिकल्ट है। डेवलप करना और इंप्लीमेंट करना दोनों ही चीजें डिफिकल्ट है। तो ये थी कुछ गवर्नेंस के रिलेटेड। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अलाइन आईटी ऑब्जेक्टिव, अलाइन आईटी ऑब्जेक्टिव विथ बिजनेस, आईटी ऑब्जेक्टिव विथ बिजनेस। ये थी पहले 3 पॉइंट। सर इसका क्या मतलब है, अलाइनिंग आईटी ऑब्जेक्टिव विथ बिजनेस? ये देखिए, ये है आईटी और ये है बिजनेस। आईटी, बिजनेस, बिजनेस, आईटी। अभी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग करना, फंडिंग लेके आना, बिजनेस का ग्रोथ बढ़ाना, बिजनेस को एक्सपांड करना, ये है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। आईटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डेटा सिक्योर रहना चाहिए, पूरा आईटी का इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी तरीके से यूज होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज होना चाहिए। ये है आईटी का ऑब्जेक्टिव। आपका आईटी हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। बिजनेस चाहता है कि मैं एक्सपांड करने के लिए अभी कॉस्ट कंट्रोल करूं, तो आईटी पे खर्चा नहीं करूं, ऐसा बिजनेस को लगता है। बट आईटी कहता है कि मेरे को अपग्रेडेड चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो इस पे खर्चा करो। तो कभी कभी देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन योर बिजनेस का प्रिंसिपल एंड आईटी का प्रिंसिपल। तो इनको अलाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो ये एक टाइप की रिस्क है। तो कंट्रोल गवर्नेंस में 3 टाइप की रिस्क कौन सी, फटाफट से बताना। डेवलपमेंट ऑफ बीसीपी, उसके बाद आपके आईटी ऑब्जेक्टिव को दोनों को साथ में अलाइन करना, एंड कंट्रोल का डेवलपमेंट एंड उसका इंप्लीमेंटेशन। राइट, तो ये थे 3 टाइप इसके अंदर। नेक्स्ट, लास्ट के 3 बचे एसओडी। एसओडी स्टैंड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। आपने ऑडिट में कॉन्सेप्ट सीखा होगा, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट। जब ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिट के बाद एक्सपांड हो जाता है ना, तो वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए द वर्क डन बाय वन शुड बी चेक्ड बाय अनदर। तो ये जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, इसको फिजिकल में करना इजी है, बट आईटी में इंप्लीमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है। सो ये एक टाइप की रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मस्त है, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एम्प्लॉयज। कभी कभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एम्प्लॉय हो सकता है किसी कॉम्पिटिटर का स्पाई हो, किसी और का गुप्तचर हो, तो ये एम्प्लॉय आपका पूरा डेटा निकाल के बर्बाद कर सकता है। इंटेंशनली भी हो सकता है, या कभी कभी गलती से डिलीट हो गया। तो नॉर्मली लड़कियों के साथ ये ज्यादा होता है, बुरा मत माना, बट मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही कि जब मैं आर्टिकलशिप में था और जो गर्ल्स हमारे ऑफिस में काम करते थे, उनसे पता नहीं कैसे फोल्डर्स जो है वो डिलीट हो जाते थे, और फिर सारा बोझ इन नाजुक कंधों पे, मतलब हम सारे बॉयज को मिलकर सारा काम करना पड़ता था। तो कुछ ऐसे अनइंटेंशनल भी एम्प्लॉयज है जो दिक्कत हो सकती है। अभी आगे देखेंगे, लास्ट वाला जो पार्ट है, नीड ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। नीड ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। जैसा कि आप लोग जानते हो, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। थियोरेटिकली परफेक्ट हो सकता है, बट प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कहना तो बड़ा आसान है कि हम लोग गवर्न कर लेंगे, कंट्रोल लगा लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बट उस हिसाब से क्वालिफाइड मैनेजर्स भी आपके पास चाहिए। तो देखो, बातों ही बातों में पूरे 12 पॉइंट फटाफट से हमने कंप्लीट कर दिए। तो आपके कंट्रोल एंड गवर्नेंस में हमने 6 पॉइंट लिखे। पहले 3 पॉइंट ये रहे, एंड द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर दिस। सो फटाफट यहाँ पे ये आंसर खत्म होता है आईटी के रिलेटेड रिस्क का। आपके ऊपर चार्ट्स में हम लोग जाएंगे। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो रिवीजन को। फटाफट से कमेंट करके बताना वेदर यू आर एंजॉइंग द रिवीजन और नॉट। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको रिवीजन में। राइट, सो पीपल आर एंजॉइंग, and if you people are enjoying, then even I am enjoying. आगे इसको हम लोग पॉपअप रखेंगे। राइट, तो ये था टाइप्स ऑफ रिस्क, यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आईटी रिलेटेड टर्म से खत्म होते हैं। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज।
अभी हमको पता चल गया कि रिस्क क्या है, उसके रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं, फिर आपका टाइप्स ऑफ रिस्क कौन कौन सी, बिजनेस कौन सी, आईटी के रिलेटेड कौन सी, डेटा के रिलेटेड रिस्क बेटा यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी चैप्टर 3 में जो सारे कंट्रोल्स है ना वो सारा रिस्क 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 डेटा के रिलेटेड ही है, तो वो चीज़ वहाँ पे डिटेल में दी हुई है। बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की। अब ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर तुमको पता चल गया कि इतने टाइप की रिस्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो जब ये रिस्क मटेरियलाइज होती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मटेरियलाइज होगी, फिर उस टाइम पे आपको कुछ तो काउंटर मेजर्स करने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज को लगाना पड़ता है, उस रिस्क को आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। आईसीआई क्या करता है, हमेशा बहुत जबरदस्ती से आपके साथ खेलता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में बहुत टाइप की वी हैव अराउंड 5 टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। सो इसको मैं यहां लिखूंगा। यू हैव फर्स्ट, और जो 90% ऑर्गेनाइजेशन जो करते हैं दैट इज मिटिगेट द रिस्क। मिटिगेट द रिस्क, सिंपल एग्जांपल लेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल कि आप लोग जो है वो एग्जाम में फेल हो गए। सर ये जो आईटी रिस्क है वो सीबीएस के चैप्टर में भी है ना। तो बेटा हेतल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो अमेंडमेंट के पहले था, सीबीएस के चैप्टर में, ये अमेंडमेंट से पहले सीबीएस में था आईटी के रिलेटेड रिस्क। अब अमेंडमेंट के बाद इसको चैप्टर 1 में शिफ्ट कर दिया गया, चैप्टर 5 से इसको डिलीट कर दिया गया, राइट। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। बात कर रहे थे रिस्क मिटिगेशन की, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिस्क मिटिगेट करना। जैसे अगर आप सपोज फेल हो गए, आपको पता चल गया कि आपके पेपर अच्छे नहीं गए, आप फेल हो गए, तो आप क्या करते हो, उससे जो आपके 6 महीने बर्बाद हुए हैं, अब ये रिस्क तो मटेरियलाइज हो गई, उसके नुकसान को कम करने के लिए अभी आप क्या करोगे, प्रॉपर क्लासेस करोगे, फास्ट ट्रैक बैचेस को ज्वाइन करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। तो आप जो कर रहे हो वो क्या है, रिस्क से होने वाले नुकसान को कम करने की एक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क मिटिगेशन। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 90% जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये करती है। नेक्स्ट टाइप की रिस्क स्ट्रेटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है इग्नोर द रिस्क। इग्नोर द रिस्क। सर इग्नोर द रिस्क का मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसी रिस्क आती है कि जिसका आपके ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे टाइप की रिस्क का कुछ नुकसान ही नहीं होने वाला है आपको, तो आपको बोलना है इग्नोर द रिस्क। आपको क्या बोलना है, इग्नोर द रिस्क। जैसे फाउंडेशन में या फाइनल में अगर कुछ अमेंडमेंट होती है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड होता है, कुछ निगेटिव मार्किंग सॉर्ट ऑफ अगर कुछ होता है, तो वो तो फाइनल और इंटर फाउंडेशन के लिए, उससे तुमको क्या लेना देना है। तो ये रिस्क तो है बट तुम्हारे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो जस्ट इग्नोर द रिस्क। नेक्स्ट, टॉलरेट द रिस्क। टॉलरेट द रिस्क। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म टॉलरेट द रिस्क। टॉलरेट द रिस्क का मतलब होता है कि अगर रिस्क मटेरियलाइज हो गई और आपके पास अब कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो देन इन दैट केस एक्सेप्ट द रिस्क, टॉलरेट द नुकसान दैट इज गोइंग टू हैपन। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जैसे कोरोना की वजह से इटली, स्पेन, जर्मनी और अमेरिका में काफी नुकसान हुआ, तो ये रिस्क तो है बट अभी जो लोग बीमार पड़ गए वो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया ना कोरोना का, अब आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट द रिस्क एंड डू द स्ट्रेटजीज। एक्सेप्ट द रिस्क और आगे आप काम करो, उस पर आपको रोते नहीं बैठना है। नेक्स्ट है आपकी ट्रांसफर द रिस्क। ट्रांसफर द रिस्क। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ट्रांसफर द रिस्क। अपने जो आपके ऊपर जो रिस्क आई है, इस रिस्क से होने वाले नुकसान को किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दो। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है इंश्योरेंस लेना, लाइफ इंश्योरेंस लेना, बिजनेस इंश्योरेंस लेना, फायर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट। सारे टाइप के इंश्योरेंस जो आप लेते हो दैट इज नथिंग बट आप अपने रिस्क का किसी और पे ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। आई गेस कुछ एक स्ट्रेटेजी बच गई है, लेट मी जस्ट सी वहां से क्या बच गया है, राइट। ये था एक स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेट द रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टर्मिनेट द रिस्क। टर्मिनेट द रिस्क का मतलब ये है कि अगर आपके सामने एक ऐसी रिस्क है कि जिसको आप खत्म कर सकते हो, उसको जड़ से खत्म कर देना, इज कॉल्ड एज टर्मिनेट द रिस्क। सर आप एग्जांपल दे सकते हो क्या, तो बिल्कुल देंगे बने फटाफट से। फेसबुक के सामने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का बहुत ज्यादा संग्राम चल रहा था, तो फेसबुक को लगा कि अगर मैंने इन दोनों को कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के फेसबुक से ज्यादा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लोग यूज करने लग जाएंगे, जो कि आज रियलिटी भी है। तो फेसबुक ने इस रिस्क को हैंडल कैसे किया, उसने इंस्टाग्राम को परचेस कर लिया और व्हाट्सएप को भी परचेस कर लिया, तो समस्या के जड़ को ही खत्म कर दिया। तो ये उसने जो किया, फेसबुक ने जो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल करी, ये होती है टर्मिनेट द रिस्क।
right? So these are the 5 risk management strategies under the risk management, right? तो यहां पे खत्म होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, जो कि अमेंडमेंट था। तो अमेंडमेंट देखो ऑटोमेटिकली जो है वो कवर हो गई। फटाफट से आपके चार्ट्स पे जाएंगे एक बार। तो रिस्क मैनेजमेंट खत्म होता है, बीपीए खत्म हो गया। अब बात करेंगे ईआरएमपी, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब इसको जो है करना बड़ा ही सिंपल है, फटाफट से जाएंगे। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप की रिस्क होती है। बिजनेस रिस्क को हमने देखा, आईटी रिलेटेड रिस्क को देखा, तो उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैनेज करना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब इस एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में के कॉन्सेप्ट में जो 2 इंपॉर्टेंट आंसर हमको करने हैं, दैट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिस्क ईआरएम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए सबसे पहले कंपोनेंट्स पे चलते हैं। तो पहले 3 कंपोनेंट्स कौन से? कंपोनेंट का मतलब होता है कि ईआरएम दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करते हो किन चीजों को साथ में जोड़ा जाता है या कौन सी स्टेप्स को आप फॉलो करते हो। सबसे पहला इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इवेंट आइडेंटिफिकेशन। इंटरनल एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि अब क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिस्क मैनेजमेंट का एक एटमॉस्फेयर बनाना है। सी, रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट बट इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को आपको स्कैन करना है और आपको देखना है कौन से टाइप की रिस्क जो है वो आ सकती है, फिर इसकी जानकारी या इसकी अवेयरनेस आपको लोगों को देना है। तो वो हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे करेंगे वो अगली स्टेप है, बट हमको रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना है, ईआरएम को इंप्लीमेंट करना है। और नॉट ओनली टॉप मैनेजमेंट, अब लोअर मैनेजमेंट भी इसका काम करेगी। ये होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ये होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। नेक्स्ट होता है इवेंट आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए इवेंट इज इक्वल्स टू 2 थिंग्स, इवेंट इज इक्वल्स टू प्रॉब्लम और इंसिडेंट, प्रॉब्लम एंड इंसिडेंट। सर प्रॉब्लम का मतलब वो समस्या है कि जिसका सॉल्यूशन नोन है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉब्लम। और इंसिडेंट का मतलब होता है सडन अकरेंस, जैसे एकदम से पावर कट हो जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, सुनामी का आ जाना, ये सारी चीजें क्या है, इंसिडेंट। प्रॉब्लम कौन सी सिचुएशन है जिसका सॉल्यूशन हमको नोन है, जैसे अगर आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है तो इसका मतलब पूरा डेटा करप्ट हो गया क्या? नहीं, आप उसको 2-3 बार लात वगैरह मार के चालू करोगे, बटन ऑन ऑफ करोगे, 1-2 बार स्टार्ट के बटन को दबाओगे और 90% ऐसे केसेस में आपका जो है कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये था प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जिसका सॉल्यूशन नोन था तुमको। नाउ व्हाट इज एन इवेंट, व्हाट इज एन इंसिडेंट? अर्थक्वेक आ गया, तुमको पता नहीं क्या करना, एकदम से सुनामी आ गई, तुमको पता नहीं क्या करना, एकदम से टेररिस्ट का अटैक हो गया, अब तुमको पता नहीं क्या करना। तो ऐसा सिचुएशन जिसका इमीडिएट सॉल्यूशन तुमको नहीं पता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट। तो बेसिकली इवेंट आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड इंसिडेंट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज जब तक दोनों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे सॉल्यूशन की प्लानिंग कैसी होगी। तो ये था 3rd स्टेप, या फिर कह लो 3rd कंपोनेंट। सो क्या कहता है उसमें, इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड इवेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल एक्टिविटी। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है, रिस्क के रिलेटेड टर्म्स को देखिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क प्रोफाइल को देखिए कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन आईटी कंपनी है या आईटी डिपेंडेंट कंपनी है, तो कौन से टाइप की रिस्क तुम्हारे यहाँ पे आ सकती है, उसको बोलेंगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क रिस्पॉन्स, अभी हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, टॉलरेट, मिटिगेट, एक्सेप्ट, इग्नोर, शेयर, एलिमिनेट, ये सब क्या है, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी। तो अभी आप डिसाइड करो आपको कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना है। आगे क्या मुझे कमेंट के बता सकते हो आप लोग मेरे साथ हो, वेदर यू पीपल आर विथ मी एज ऑफ नाउ? यस। कंट्रोल एक्टिविटी का मतलब है जब आप एक बार रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी को डिसाइड कर लो, उसके हिसाब से स्टेप्स उठा लो, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल एक्टिविटी। आई होप द स्ट्रीम इज गोइंग गुड, करेक्ट, इट इज गोइंग प्रॉपर, राइट। और लास्ट की 2 स्टेप्स है कंपोनेंट में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मतलब अभी अगर आपने सोचा है कि हम लोग इग्नोर करेंगे, रिस्क को इग्नोर करेंगे, तो आप क्या करोगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को ये कम्युनिकेट करोगे कि भैया भाभीओ सुनो,
आपको जो आने वाली रिस्क है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज ये रिस्क हमारे लिए रेलेवेंट है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। सो दैट इज दैट पॉइंट। और लास्ट, एक बार आपने रिस्क रिस्पॉन्स का कम्युनिकेशन कर दिया, स्ट्रेटेजी फिक्स कर ली, फिर ऊपर रह के, मैनेजमेंट का पार्ट है, ऊपर रह के सुपरवाइज करिए क्या प्रॉपर एक्टिविटीज चल रही है या नहीं चल रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉनिटरिंग का प्रोसेस। सो ये थे आपके कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क। पहले 3 कंपोनेंट्स कौन थे? इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इवेंट आइडेंटिफिकेशन। फिर 3 कौन से? रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड कंट्रोल एक्टिविटी। और लास्ट के 2 कौन से? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। वेरी गुड। अब फटाफट से हम लोग बात करेंगे किसकी? बेनिफिट्स ऑफ ERM, दैट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सर बेनिफिट को जानना जरूरी क्यों है? बिकॉज अगर फायदा ही नहीं है तो फिर आप वो चीज करोगे क्यों? सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ ERM। सबसे पहला, अलाइन रिस्क एपेटाइट एंड स्ट्रेटजी। अलाइन रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट मतलब तुम में कितनी औकात है रिस्क का जो नुकसान है वो टॉलरेट करने की। जितने रिस्क का नुकसान तुम टॉलरेट करोगे उतना तुम्हारा बिजनेस उस हिसाब से चलेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी आपके रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से मैच होनी चाहिए। सो दैट इज दैट थिंग। इसको अलग मत समझिए, एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है? बच्चे बड़े शैतान होते हैं। नेक्स्ट, लिंक ग्रोथ रिस्क एंड रिटर्न। आप ये वर्ड जानते हो, नो पेन नो गेन, नो रिस्क नो रिटर्न। तो आप देखिए, अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपकी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, और ज्यादा ग्रोथ होगी तो ज्यादा रिटर्न आएगा। तो रिस्क ग्रोथ रिटर्न को लिंक करो, मतलब लिंक हो जाता है आपके ERM से। एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजंस। कई बार क्या होता है लाइफ में, जब कभी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन के सामने सडनली कुछ सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पे अगर ERM नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको करना क्या है। बट बिकॉज ERM है तो अब आपको पता है कि आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है, राइट? तो ये थे। और लास्ट, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेज एंड लॉसेस। अगर प्लानिंग पहले से कर रखी है तो सरप्राइज नहीं होगा आपको। जैसे अगर पढ़ाई पहले से अच्छी हो रखी है तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा एग्जामिनेशन में। तो ये पॉसिबल होता है जस्ट बाय बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ERM। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट। तो पहले 4 कौन से थे? अलाइन रिस्क एपेटाइट विथ स्ट्रैटेजी, ग्रोथ रिस्क रिटर्न को एक साथ ले दो, मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइजेस एंड लॉसेस, और लास्ट में क्या दिख रहा है? मिनिमाइज व्हाट? सॉरी, एनहांस रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन। ये थे पहले 4। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क। ERM आपको हेल्प करता है रिस्क असेसमेंट में। तो ना केवल आपके ऑर्गेनाइजेशन की अकेली, बट आपके अगर बहुत सारी सिस्टर कंसर्न है तो सभी के रिस्क को भी एनालाइज करने में कौन हेल्प करेगा? ERM। सो बेसिकली अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैनेज कर लिया तो ऑटोमेटिकली सिस्टर कंसर्न की भी मैनेज कर ली। तो दैट इज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। आगे, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क। आपने ERM कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पता है आपको, टर्मिनेट, एक्सेप्ट, ट्रांसफर, इग्नोर एंड सो ऑन, मिटिगेट एंड सो ऑन। तो अगर अलग अलग टाइप की रिस्क है, उन सबका एक साथ एनालिसिस हो रहा है तो एक साथ रिस्पॉन्स भी जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल रिस्क को इंटीग्रेटेड रिप्लाई चला गया। सीज अपॉर्चुनिटीज। अगर इवेंट्स इंसिडेंट्स को आप पहले से जान लोगे, असेसमेंट कर लोगे, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप टैप करोगे, दैट टू विदाउट गेटिंग और फेसिंग लॉसेस। और लास्ट, रैशनलाइज द कैपिटल। मतलब पूरा पैसे का वसूल होगा। अगर आपने किसी स्ट्रैटेजिस्ट को लगाया है या किसी रिस्क मैनेजमेंट कंपनी को लगाया है तो ERM की वजह से उनको जो फीस दी है वो वसूल तो हो जाएगी, समझ रहे हो? सो रैशनलाइज द कैपिटल, और आपकी एसेट्स बची रहेंगी, नुकसान ज्यादा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? रैशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। सो ये थे नेक्स्ट वाले कौन कौन से? आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइज रिस्क, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू मल्टीपल रिस्क, सीज अपॉर्चुनिटीज एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। तो भाई यहाँ पे ERM का चैप्टर एंड होता है, मतलब ERM का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से स्वाहा खत्म होता है। एक बार फटाफट से चार्ट्स पे जाएंगे। इट इज 57 मिनट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड BPA, ERM एंड रिस्क मैनेजमेंट। जो बड़ा पार्ट था चैप्टर से वो हमने कंप्लीट किया है। बात करेंगे कंट्रोल्स की, तो बेसिकली इसको यहीं से खत्म करेंगे। इस चैप्टर में बोला गया है कि भाई 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं दुनिया में। एक होता है मैनुअल, एक होता है सेमी ऑटोमेटेड, और एक होता है ऑटोमेटेड। मैनुअल कंट्रोल मतलब मैनुअल डॉक्यूमेंट्स को चेक करके ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर लेना, इज कॉल्ड एज मैनुअल कंट्रोल। सेमी ऑटोमेटेड मतलब अगर वो ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंट्री होता है, जैसे आप जानते हो ERP क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक बड़ा ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सारा की सारा डेटा ERP में जाता है,
तो अगर आपके सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल ईआरपी में है तो कोई भी ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन आप थोड़ा थोड़ा मैनुअल भी चेक कर रहे हो और थोड़ा थोड़ा सिस्टम पे भी डिपेंडेंट हो, तो आप जो कंट्रोल लगा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल। आपने मैनुअल को बिल्कुल ही इज्जत नहीं दी, आपने पूरा की पूरा सिस्टम से चेक किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली ऑटोमेटेड कंट्रोल। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं दुनिया में, कौन कौन से, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड। अगर मुझे पर्सनली पूछो तो सबसे अच्छा जो कंट्रोल है दैट इज योर सेमी ऑटोमेटेड। मैनुअल का भी फ्लेवर है, ऑटोमेशन का भी फ्लेवर है, पूरा भरोसा किसी पे नहीं है, राइट। जैसे मुझे भरोसा आप पे नहीं है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसीलिए तो ये रिवीजन लेक्चर आपके लिए मैं शूट कर रहा हूं। आगे देखिए, इंटरनल कंट्रोल, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल। अंदर का कंट्रोल, सर व्हाट इज दिस? इज इट दैट व्हाट यू आर थिंकिंग? ना 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 बेटा, ये नहीं है जो आप सोच रहे हो। इंटरनल कंट्रोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एक्टिविटीज है वो सही से चलती रहे, स्मूथली चलती रहे, कोई फ्रॉड ना हो, प्रॉपर कंट्रोल जो अपने बिजनेस पे एक ओनर रखता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप जैसे जानते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो मैनेजमेंट होती है या फिर जो ब्रांच का मैनेजर होता है, लोन ऑफिसर होता है, उनके जॉब्स का बदली हो जाती है, मतलब उनके जॉब ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाता है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज अगर एक आदमी बहुत दिनों तक एक जगह पे रुक गया तो उसके लोगों से रिलेशन बन जाते हैं, उसके लोगों से क्या बनते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, और उस रिलेशन का वो गैर फायदा उठा सकता है। तो इसी गैर फायदे को उठाने से रोकने के लिए 2-3 साल के बाद उस बंदे को कहीं और भेज दिया जाता है। सो ये जो मैकेनिज्म है बैंक्स में, इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फ्रॉड से बचने के लिए इंटरनल कंट्रोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आपके घर में चोरों से बचने के लिए आप क्या करते हो? सर हम डंडा लेके बैठते हैं, हमने अलार्म लगा लिया, सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। बेटा आपने जो किया दैट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे आपके घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको इतनी बजे उठना है, आपको इतने बजे सोना है, आपको ऐसे ही बिहेव करना है घर में, ताकि आपके घर का डेकोरम बना रहे। तो ये जो है इट इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है, आपको सही टाइम पे आना है, आपको हर बार लॉगिन आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करना है, आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी दूसरे को देना नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी को मेंटेन करना है। दिस इज ऑल इज अंडर द नेम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। समझ में आया व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? चलिए, कभी कभी मैं भावना में बह जाता हूं और ये भूल जाता हूं कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल में हमको 2 बातें करनी है। फर्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो फटाक से हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट पार्ट हमने खत्म किया। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंपॉर्टेंट आंसर। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब एक इंटरनल कंट्रोल कैसी उसकी लाइफ साइकिल है या क्या क्या चीजें उसमें आती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब क्या, यही चीज हमने ईआरएम में देखी थी, इंटरनल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसका मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट का मौजूदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए कि एवरीबडी शुड बी अवेयर कि वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। वो अकाउंटेबिलिटी की भावना सब में होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये एनवायरनमेंट क्रिएट करो। सो ये फर्स्ट स्टेप है इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने का, कि इसके बारे में सोचो। ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे आप जानते हो कि हर रिश्ते की शुरुआत सोच से होती है कि आपको कोई ठीक लगा, आपने उसके बारे में सोचा, फिर आगे जो कुछ भी हुआ, बट वो सोच इज द फर्स्ट स्टेप। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल लगाने से पहले आप रिस्क असेसमेंट जरूर करना चाहोगे, बिकॉज रिस्क असेसमेंट से पता चलता है कि कौन सी एसेट सबसे ज्यादा क्रिटिकल है और उसको खतरा है भी या नहीं। जहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटी इन्वॉल्व है और उसको बहुत ज्यादा खतरा भी है तो उधर कंट्रोल ज्यादा लगाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं रिस्क असेसमेंट। कौन से टाइप की रिस्क है और ये रिस्क कब कब मटेरियलाइज हो सकती है, व्हाट इज द लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिस्क। नेक्स्ट कंट्रोल एक्टिविटीज। एक बार सारा असेसमेंट हो गया, फिर आपको कंट्रोल्स लगाने हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर लो, लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दो, प्रोसीजर को ऐसा बनाओ कि वर्क डन बाय वन विल बी चेक बाय अनदर, सो दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल एक्टिविटी। सो पहले 3 कंपोनेंट कौन से, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, मतलब आपको देखना है कि कौन कौन से टाइप के रिस्क है। आगे कौन सा है, कंट्रोल एक्टिविटी। आगे बढ़ेंगे।
अब 2 ही बच गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये सेम पार्ट हमने ERM में देखा था, सेम लॉजिक आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और लास्ट में मॉनिटरिंग, ऊपर से बैठ के क्या करना है आपको, सुपरवाइज करना है कि सब सही चल रहा है क्या, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लास्ट के 2 पॉइंट्स कौन से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। सो व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये था इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स। आगे बढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसकी कुछ हम चर्चा कर लेंगे आपके साथ फटाफट से। इसको लिखूंगा नहीं मैं अलग से, बिकॉज टाइम का लिमिटेशन है हमारे पास। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन जो है, उसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि कभी कभी कंट्रोल लगाने की कॉस्ट ये ज्यादा होती है इससे कि जिस एसेट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू विच इट इज अप्लाइड। तो कभी कभी खर्चा ज्यादा हो गया, सिक्योरिटी में जरूरत नहीं थी इतनी, तो इस डर से लोग इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाते, ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, जो कि पर्सन इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कभी कभी वही फ्रॉड कर दे, तो हम बोलेंगे उसको ओवरराइडिंग अथॉरिटी। ओवरराइडिंग अथॉरिटी, जैसे 2G स्कैम वगैरह होता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कि जिसको लाइसेंस देने का अधिकार है वही अगर रिश्वतखोरी करे तो प्रॉब्लम है ना, ओवरराइडिंग द अथॉरिटी। आगे, इंटरनल कंट्रोल कभी भी ह्यूमन एरर को जो है वो खत्म नहीं कर सकता। अगर किसी ने ठान ली है कि मेरे को गलती करनी है तो वो करेगा, आप इंटरनल कंट्रोल से उसको रोक नहीं पाओगे, बिकॉज ह्यूमन एरर पे कभी कोई कंट्रोल काम नहीं कर सकता। अभी दैट एरर में भी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, इट डिपेंड्स, बट इंटरनल कंट्रोल ह्यूमन एरर को कभी भी काउंटर नहीं कर सकता। तो पहले 3 लिमिटेशंस ये। नेक्स्ट लिमिटेशंस, इंटरनल कंट्रोल नॉट ओनली एक्टिविटी पे लगाते हैं, इंटरनल कंट्रोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में भी लगाते हो। आप ऑडिट के बच्चे हो, अकाउंट्स के बच्चे हो, ये चीज आप जानते हो। तो बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेजरली बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस, एस्टिमेशंस। तो ये जो प्रोजेक्शन है, एस्टिमेशन है, हो सकता है कि कभी फुलफिल हो, कभी फुलफिल ना हो। सर बहुत सिंपल एग्जांपल, आप कहते हो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बिजनेस चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी बेसिस पे अकाउंटिंग साल भर साल आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। अरे हो सकता है कि कोरोना की वजह से तुम्हारा बिजनेस ही बर्बाद हो गया, हो सकता है कि अर्थक्वेक की वजह से कल तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए, तो खत्म हो गया ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंटरनल कंट्रोल है, राइट। तो ये सारा कुछ फ्यूचर में है, एंड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, इसलिए इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन है कि ये एस्टिमेशन पे बेस्ड है। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये कुछ लिमिटेशंस है आपके इंटरनल कंट्रोल के। बाकी के भी कुछ पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे आराम से रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। सी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा स्पीड जो है वो फास्ट हो रहा है, बट माय डियर फ्रेंड्स ये रिविजनरी लेक्चर है। अगर यही जब इसी चैप्टर को अगर मैं अपने रेगुलर बैच की बात करूं तो आई टेक मिनिमम 5 to 6 लेक्चर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं देता हूँ, बट ये रिविजनरी लेक्चर है, तो आई हैव टू जस्ट टच द कॉन्सेप्ट एंड आई हैव टू मूव अहेड, टच द कॉन्सेप्ट एंड मूव अहेड। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ज्ञान लेते रहना है, आपको ज्ञान लेते रहना है, सुनते रहना है, तो रिवाइज होते रहेगा। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, राइट। फ्लो चार्ट की जैसे मैंने बात करी, फ्लो चार्ट का प्रैक्टिकली के रिलेटेड जो पार्ट है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट है, CA इंटर EIS फ्लो चार्ट। आप जाके वहां से सारे वीडियोस देख के आराम से फ्लो चार्ट को सीख सकते हो। अब फ्लो चार्ट में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट को फटाफट से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट के क्या फायदे, तो आई एम ऑन द एडवांटेजियस पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। सर फ्लो चार्ट का फायदा क्या? सबसे बड़ा फायदा है इफिशिएंट कोडिंग। इफिशिएंट कोडिंग, आप जानते हो ना फ्लो चार्ट क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर। तो कोडिंग या प्रोग्रामिंग जो बंदा है वो फ्लो चार्ट को देख के फिर प्रोग्रामिंग करेगा, फ्लो चार्ट को देख के फिर प्रोग्रामिंग करेगा। तो अगर फ्लो चार्ट अच्छा है तो प्रोग्रामिंग भी अच्छी होगी, तो इफिशिएंट कोडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है प्रोग्राम डीबगिंग। प्रोग्राम डीबगिंग, कंप्यूटर के दुनिया में डीबगिंग का मतलब होता है एरर को ठीक करना। डीबग का मतलब होता है एरर को ठीक करना। अगर आपको पता है कि ये चीज कैसे बनी है
तो क्या आप उसको ठीक कर सकते हो? आंसर इज यस। तो फ्लो चार्ट से पता चलेगा सॉफ्टवेयर बना कैसे है, तो फ्लो चार्ट से पता चलेगा कि अंदर क्या गड़बड़ हो गई है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। आगे डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट आपने जब भी ड्रॉ किया, आप जानते हो फ्लो चार्ट एक डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कैसे बना, इसका एक डॉक्यूमेंटेड प्लान आपके पास है। ये घर कैसे बना, इसका आर्किटेक्चरल प्लान अगर आपके पास है, तो फ्यूचर में चल के कोई दिक्कत आती है तो प्लान हेल्प करेगा। तो फ्यूचर में चल के सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आती है तो फ्लो चार्ट हेल्प करेगा, सिंपल। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट बनाता कौन है? कोई दूसरा पर्सन, उसको देख के प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर को बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली बनाने वाले के मन में क्या था, इसकी जानकारी प्रोग्रामर को फ्लो चार्ट के थ्रू मिलेगी। आर्किटेक्ट के मन में क्या था, आर्किटेक्ट के मन में आपके सपनों का घर कैसा है उसने पेपर पे बना दिया। अब जो मजदूर है वो उस पेपर को देख के आपके सपनों का घर बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आर्किटेक्ट के मन में क्या है, ये मजदूर को कैसे पता चल रहा है, आर्किटेक्चरल प्लान के थ्रू। सेम फ्लो चार्ट का वाली बात है, सिंपल। तो कम्युनिकेशन का टूल है। आगे इफेक्टिव एनालिसिस। इफेक्टिव एनालिसिस फ्लो चार्ट आप जब भी सॉल्व करते हो, आप जानते हो आपको डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल करना है, इनपुट क्या लेना देखना है, काउंटर लगाना है, लूप लगाना है। तो बेसिकली गिवन सिचुएशन का डिटेल एनालिसिस कौन कर लेता है? फ्लो चार्ट। तो ये थे पहले 5 बेनिफिट। आगे के जो है वो थोड़े से सिंपल है। इफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस, इट इज अगेन सेम एज डीबगिंग। एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स। एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स, कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने में फ्लो चार्ट हेल्प करेगा बेटा, बिकॉज फ्लो चार्ट से अच्छा एनालिसिस होता है, और जहां पे एनालिसिस हो जाएगा तो कंट्रोल ऑटोमेटिक आप बैठा दोगे। सिंपल बात। आगे क्विक ग्रास्प। क्विक ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप। क्विक ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप आप करते हो ना, डिसीजन बॉक्स वगैरह ट्राई करते हो, फर्स्ट लेयर ऑफ कंडीशन अलग, सेकंड लेयर ऑफ कंडीशन अलग, तो बेसिकली उनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको समझ में आता है। और लास्ट में आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर क्या मतलब है इसका? फ्लो चार्ट से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इनपुट किसको लेना है, कब लेना है, प्रोसेसिंग कैसे होगा, आउटपुट कहां जाएगा, किसको दिखेगा, तो हो गई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंट्रोल मैकेनिज्म, सिंपल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये थे कुछ आपके फ्लो चार्ट के रिलेटेड बेनिफिट्स। पहले कौन कौन से? पहले 5, इफिशिएंट कोडिंग, प्रोग्राम डीबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एनालिसिस। नेक्स्ट क्या थे? डीबगिंग का ही एक पार्ट है, प्रोग्राम मेंटेनेंस, एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल्स, क्विक ग्रास्प ऑफ रिलेशनशिप एंड व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से करने में आपके साथ हेल्प करेगा। तो ये था फ्लो चार्ट के बेनिफिट। अब बात करेंगे निगेटिव पॉइंट्स, फ्लो चार्ट के निगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स लॉजिक। फ्लो चार्ट सीखने को बहुत टाइम लगा होगा आपको, मतलब पहले दिन तो फ्लो चार्ट सीख के लगेगा ओ हो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट उन्हीं को आता है जिनको इसका टेक्निकल नॉलेज है। तो कॉम्प्लेक्स लॉजिक इन्वॉल्व है यहाँ पे, इसको समझना इतना इजी नहीं है। आगे मॉडिफिकेशन, आपको खुद को भी एग्जांपल आया होगा कि जब भी आपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ किया और आपके क्लास के फैकल्टी ने बोला कि तुमने वो ड्रॉ किया गलत है, इसमें ये चेंज करो, तो जिस निगाहों से आपने आपके फैकल्टी को देखा होगा मैं तो बस इमेजिन कर पा रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। आप बीच में से उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पूरा रब करना पड़ेगा, फिर से आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन करना बड़ा डिफिकल्ट है। रिप्रोडक्शन, वही वाली बात है, गिवन प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, तो फ्लो चार्ट को रिप्रोड्यूस करना, बने हुए फ्लो चार्ट को वापस बनाना बड़ा टायरसम जॉब है। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। लिंक बिटवीन कंडीशंस एंड एक्शंस, फ्लोचार्ट का प्रॉब्लम यह है कि फ्लोचार्ट में जो आप ड्रॉ करते हो ना डिसीजन बॉक्स, बेटा अरे ये तो कुछ और ही बन गया, ये होता है डिसीजन बॉक्स। इस डिसीजन बॉक्स के हमेशा 2 ही पहलू है, एक तो यस होगा या तो नो होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब ये जो यस और नो है, अगर इसके अलावा कोई तीसरा पार्ट है, वेदर द सब सही से हो रहा है, स्ट्रीमिंग क्या प्रॉपरली हो रही है, जस्ट लेट मी नो वेदर द स्ट्रीमिंग इज हैपनिंग प्रॉपरली। आई गेस द स्ट्रीम इज गोइंग गुड। मुझे सिर्फ कमेंट करके बताना जरा कि वेदर द स्ट्रीमिंग इज गोइंग प्रॉपरली।
डियर स्टूडेंट प्लीज बताना वेदर द स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपरली। राइट, द स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपरली एंड इट इज देयर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिंक बिटवीन कंडीशंस एंड एक्शन, तो मैं आपको बता रहा था कि कभी कभी ये आपका जो डिसीजन बॉक्स है उसमें दो ही आंसर है ना, येस और नो, बट व्हाट अबाउट अ थर्ड पॉसिबिलिटी? अगर थर्ड पॉसिबिलिटी है तो फ्लो चार्ट में तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए आपके पास डिसीजन ट्री और डिसीजन टेबल है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन या नेगेटिव पॉइंट है फ्लो चार्ट का। और लास्ट में बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन? बेटा स्टैंडर्डाइजेशन का ये मतलब है कि फ्लो चार्ट का जो सॉल्यूशन है ना वो कभी स्टैंडर्डाइज नहीं होता। आप देखो आपके फैकल्टी के साथ आपको एक्सपीरियंस आया होगा कि हो सकता है कि आपका आंसर अलग है बट आपके फैकल्टी का आंसर अलग है, बट दोनों का लॉजिक करेक्ट है। सो बेसिकली फ्लो चार्ट लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉब्लम हैपेंस, राइट? समझ में आ रहा है? तो यहां पे खत्म होता है फ्लो चार्ट का पार्ट। एक बार जस्ट मैं चेक कर लूँ वेदर द स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपरली बिकॉज वी आर फेसिंग सम ऑफ द डिफिकल्टीज आउट हियर। राइट, सो द स्ट्रीम इज गोइंग प्रॉपरली एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट पार्ट खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सबके लिए, उसके मैं थोड़ा सा फटाक से इमीडिएटली चर्चा कर दूंगा, उसको हम लोग इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। दैट इज दिस चार्ट। इस चार्ट में आपका रिस्क एंड कंट्रोल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस एंड रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आपके सामने कुछ बिजनेस प्रोसेसेस है, जरा इसको देखने का ट्राई कीजिए। बिजनेस प्रोसेस कौन कौन सी? प्रोक्योर टू पे मतलब परचेस वाला, ऑर्डर टू कैश मतलब सेल का ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री साइकिल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स हम जानते ही है, फिक्स एसेट का परचेस, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट, सो ऑन, जनरल लेजर। तो बेसिकली ये जो कुछ टाइप के बिजनेस प्रोसेसेस है इसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व है और वो रिस्क का कुछ करस्पॉन्डिंग कंट्रोल है, वो रिस्क का कोई करस्पॉन्डिंग कंट्रोल है। तो अब मैं क्या करता हूं, आपके लिए एक कोई प्रोसेस का हम लोग एग्जांपल ले लेंगे और उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको करना कैसे, राइट? सो लेट अस फर्स्ट गो टू द प्रोक्योर टू पे। इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन आगे का आपके लिए होमवर्क है रीड करने के लिए, बिकॉज ये रीडिंग से पता चलेगा। काफी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बट इसको समझने का थोड़ा सा ट्रिक है। चलिए प्रोक्योर टू पे, P2P की बात करेंगे, पिटपैन P2P। तो बताइए प्रोक्योर टू पे क्या ये आपकी एक इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस है? तो जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस है। तो P2P में हम क्या करेंगे, आपके डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा मास्टर डेटा और एक होता है ट्रांजैक्शन डेटा। तो बेसिकली मास्टर डेटा, अगर परचेज की मैं बात करूं तो परचेज डिपार्टमेंट में मास्टर डेटा मतलब कौन सा डेटा? ऐसा डेटा जो एक बार ही क्रिएट होता है फिर चेंज नहीं होता। और ट्रांजैक्शन डेटा मतलब ऐसा डेटा जो बार बार चेंज होता है। पहले दुनिया में आता है मास्टर डेटा, उसके बाद बनता है ट्रांजैक्शन डेटा, राइट? तो अगर P2P परचेज टू परचेज की बात करूं तो इसमें मास्टर डेटा क्या होगा? आपके सप्लायर का नेम, उसका एड्रेस, उसका कम्युनिकेशन डिटेल्स, वो आपको जितना क्रेडिट पीरियड देता है वो क्रेडिट पीरियड, उसके बाद उसके नाम का जो लेजर ग्रुप है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपने उसको क्रेडिटर में रखा होगा ना, सप्लायर है आपका, परचेज ट्रांजैक्शन की हम बात करें एक्सेट्रा। तो परचेज ट्रांजैक्शन के कुछ मास्टर डेटा में ये टाइप का डेटा आ सकता है, ऐसा मैंने एग्जांपल आपको दिया है, राइट? अब इस मास्टर डेटा में कौन से टाइप की रिस्क होगी? तो लेट अस फर्स्ट एनालाइज। जब भी मास्टर डेटा नाम आता है ना तो सबसे पहली रिस्क होती है चेंज की, बिकॉज मास्टर डेटा एक बार क्रिएट हो जाए तो नॉर्मली चेंज नहीं होता है, तो चेंज हो जाएगा, यही रिस्क है। अब ये चेंज में भी तीन टाइप की रिस्क है। फर्स्ट इज अनऑथोराइज्ड चेंजेस मेड, अनऑथोराइज्ड चेंजेस मेड। इसका मतलब है कि चेंज करना जरूरी था बट ऑथोराइज पर्सन ने नहीं करा, अनऑथोराइज पर्सन ने किया, तो ये रिस्क है। हम रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है? आगे डिलेड चेंजेस, चेंजेस होने चाहिए थे बट लेट चेंजेस हो गए, ये भी प्रॉब्लम है। मतलब मार्च का महीना चल रहा है, सप्लायर ने बोला कि मैं तुमको 2 की जगह अब 4 महीने का क्रेडिट दूंगा।
मतलब ही मास्टर डेटा में अब जो क्रेडिट पीरियड आपने 2 महीने का फीडिंग करा था, अब उसको 4 महीना चेंज करना पड़ेगा। ये मार्च के जगह आपने अप्रैल में एंट्री करी, तो सर क्या फर्क पड़ गया ना 1 महीने से? बेटा पूरा की पूरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है तो पूरा इफेक्ट्स बदल जाते हैं, राइट? तो चेंजेस होने चाहिए थे, हुए भी, बट डिलेड चेंजेस हुए। आगे रॉन्ग चेंजेस मेड, रॉन्ग चेंजेस मेड। तो ये देखिए, ये है कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको देखे, ऐसे टाइप की रिस्क हो सकती है। तो अब इस रिस्क पे करस्पॉन्डिंग कंट्रोल क्या होंगे? वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे अनऑथोराइज पर्सन ने चेंज किया ना, तो सिर्फ ऑथोराइज पर्सन को अलाउ करना चाहिए, इसके लिए आप प्रिविलेज्ड एक्सेस रखो, ऐसा पॉइंट है। डिलेड चेंजेस तो टाइमली चेंजेस करो, प्रॉपरली अवेयरनेस फैलाओ, ये चेंज है। रॉन्ग चेंजेस मतलब इन क्या कि अगर रॉन्ग चेंजेस हो रहे तो मेक इट श्योर एम्प्लॉय को आप क्या करो, ट्रेनिंग दे दो कि कैसे करेक्ट चेंजेस करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये चीजें, ये इस टाइप के कुछ कंट्रोल्स आपको लगाने पड़ेंगे। आई एम जस्ट चेकिंग वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। या सो वी आर देयर। तो ये है आपके कुछ मास्टर डेटा के रिलेटेड चेंज की रिस्क। चेंज में भी 3 टाइप के रिस्क, छोटा एग्जांपल है, और भी पॉइंट्स है उसमें, बस अभी मैं सिर्फ इतना ही कवर कर सकता हूं इन द अवेलेबल टाइम। आगे है ट्रांजैक्शन डेटा। ट्रांजैक्शन डेटा में अभी इसमें कौन कौन सा डेटा आएगा? ट्रांजैक्शन डेटा में परचेस रिक्विजिशन, उसके बाद में इनवॉइस वैल्यू, बिकॉज आप हर बार अलग अमाउंट का परचेस करोगे तो इनवॉइस वैल्यू चेंज हो सकता है। अकाउंट पेमेंट्स, सप्लायर को पेमेंट करोगे तो एवरी टाइम सेम पेमेंट जाएगा या डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट जाएगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। अब इसमें कौन से टाइप की रिस्क होगी? सबसे पहले रिस्क मेरे को दिख रही है परचेस ऑर्डर की। आप जानते हो ना परचेस ऑर्डर क्या होता है? परचेस ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द परचेस डिपार्टमेंट टू द सप्लायर स्टेटिंग दैट कि कौन सी चीजें कितनी क्वांटिटी में क्या रेट पे हमको परचेस करनी है। ये सारा डिटेल किधर है? परचेस ऑर्डर में। नॉर्मली इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन इस परचेस ऑर्डर की एंट्री होती है सिस्टम में और उसके हिसाब से परचेस ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता है। तो परचेस ऑर्डर को लेकर के कुछ रिस्क है। सबसे पहले रिस्क है नॉट एंटर्ड इन सिस्टम, नॉट एंटर्ड इन सिस्टम। परचेस ऑर्डर तो बना दिया, वो सप्लायर को दे भी दिया, बट उसकी सिस्टम में एंट्री नहीं हुई। क्यों? भूल गए सर। रिस्क है ना, रिस्क है, भूल सकते हो आप, ये रिस्क है। उसके बाद इश्यूड एंटर्ड विथ रॉन्ग डिटेल्स। आपने परचेस ऑर्डर किसी और को तो दे दी, उसकी एंट्री भी हुई, बट गलत एंट्री हो गई, तो गलत है तो गलत है, तो ये रिस्क है। तो परचेस ऑर्डर के रिलेटेड ये कुछ टाइप के रिस्क। पेमेंट सेटलमेंट की बात करेंगे। पेमेंट सेटलमेंट, पेमेंट सेटलमेंट से सर क्या रिस्क हो सकती है? रॉन्ग कैलकुलेशन। जैसे पेमेंट करते वक्त सप्लायर को आप पिछला हिसाब किताब करके ही पेमेंट करते हो, तो कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो ज्यादा पैसा जा सकता है या कम पेमेंट हो सकता है, ये प्रॉब्लम है। आगे गुड्स रिसीव्ड बट नो एंट्री। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पहले गुड्स फैक्ट्री में आता है, एक बार गुड्स फैक्ट्री में आ गया, उसका इंस्पेक्शन हो गया, फिर वो गुड्स रिसीट की एंट्री सिस्टम में होती है और उसके हिसाब से सप्लायर को पेमेंट होता है। तो क्या रिस्क है कि गुड्स तो रिसीव हो गए बट उसकी रिसीव्ड की एंट्री सिस्टम में नहीं हुई, और क्योंकि एंट्री सिस्टम में नहीं हुई तो पेमेंट ही नहीं हुआ। तो ये इस टाइप की रिस्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप देखो तो आप ट्रांजैक्शन डेटा, मास्टर डेटा रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आप उसको डिवाइड कर लेना। तो इस सभी ट्रांजैक्शन की क्या ट्रिक है समझने की? अगर सपोज P2P है या ऑर्डर टू कैश है, तो ट्राई टू इमेजिन उसके मास्टर डेटा में क्या आएगा, उसके ट्रांजैक्शन डेटा में क्या आएगा। जो मास्टर डेटा में आएगा फिर उसके हिसाब से रिस्क लिखना है। जो ट्रांजैक्शन डेटा में आएगा उसमें से कुछ पॉइंट्स का पकड़ लो, उसके हिसाब से रिस्क लिखो। एक फटाफट से ओरल डिस्कशन करूंगा। जैसे जो फिक्स्ड एसेट वाला ये ट्रांजैक्शन है, फिक्स्ड एसेट में मास्टर डेटा क्या होगा? परचेस कॉस्ट, यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रेसिडुअल वैल्यू, ये डेटा है मास्टर डेटा में। अभी इस मास्टर डेटा की रिस्क क्या होगी? जब भी मास्टर डेटा का बात आ रहा है तो चेंज बड़ी रिस्क होती है, बिकॉज चेंज होना नहीं चाहिए बट चेंज हो रहा है, ये रिस्क है। तो मास्टर डेटा में चेंज की रिस्क है। फिर चेंज में क्या क्या रिस्क है? चेंजेस होने चाहिए थे नहीं हुए, ये रिस्क है।
चेंजेस होने चाहिए थे, चेंजेस हुए भी बट देरी से हुए, डिलेड चेंजेस। चेंजेस होने चाहिए थे, चेंजेस हुए भी है बट गलत चेंजेस हुए, रॉन्ग एंट्रीज में। तो ऐसे टाइप की मास्टर ट्रांजैक्शन की रिस्क। फिक्स एसेट में ट्रांजैक्शन डेटा में क्या क्या आएगा, उसका डिस्पोज ऑफ, उसकी डिस्पोजेबल वैल्यू, उसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, उसका एडिशन डिलीशन, ये हमेशा चेंज होता है, इट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट वुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। तो अब ट्रांजैक्शन डेटा में क्या क्या गलतियां हो सकती है, डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज एट ऑल, ये दिक्कत है। डेप्रिसिएशन रॉन्गली कैलकुलेटेड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड बट नॉट एंटर्ड, ऐसे टाइप की रिस्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हम फिक्स एसेट के एडिशंस के रिलेटेड कोई रिस्क की बात करें, हम बात करें ट्रांजैक्शन डेटा में, फिक्स एसेट में ट्रांजैक्शन डेटा में एडिशन टू फिक्स एसेट, क्या रिस्क है? फिक्स एसेट में एडिशन हुई बट आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, गलती हो गई ना, P&L को डेबिट चला गया, हालांकि डेबिट जाना चाहिए था एसेट अकाउंट को। तो कुछ इस हिसाब की रिस्क है और उसके करस्पॉन्डिंग सिंपल से कंट्रोल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? एक बार मुझे बस मैसेज करके बताना कि वेदर इट इज हैपनिंग प्रॉपरली, और क्या आप मेरे साथ में हो एट प्रेजेंट, वेदर द लाइव स्ट्रीम इज हैपनिंग प्रॉपरली, राइट। तो ये था आपका कुछ रिस्क एंड कंट्रोल के रिलेटेड। अब बात करेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंस में, तो हमारे पास अब बस लास्ट के दो ही पार्ट बचे, दैट इज कंपनीज एक्ट एंड आईटी के रिलेटेड एक्ट। अब जो कंपनीज एक्ट है उसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मदर, सुनिए मेरी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द मदर ऑफ एनी कंपनीज एक्ट इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, इवन द इंडियन कंपनीज एक्ट जो है उसकी कोई मदर है, उसकी कोई मम्मी है, तो उसकी मम्मी का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक स्टैंडर्ड है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? एक स्टैंडर्ड है कि जिसको देख के दुनिया की सारी कंपनीज दुनिया की सारी कंट्रीज अपना कंपनीज एक्ट बनवाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बेसिकली कुछ प्रिंसिपल है यहाँ पे जिसको आपको फॉलो करना है। पहले सेट ऑफ प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अलग होता है, शेयर होल्डर अलग होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्प्लिट कर दिया। तो ये था पहला वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, जहां जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है वहां पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, वो सारी की सारी चीजें कंपनीज एक्ट में दी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीए फाइनल के लॉ में डायरेक्टर करके एक चैप्टर है, वहां पे अगर डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो उसको क्या डिस्क्लोजर देना है, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना है, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है। तो ये सर दिया हुआ तो है, बट इसका इंस्पिरेशन किधर से आया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क को देख करके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सारे कंपनीज एक्ट की मदर है, बिकॉज इस तीन प्रिंसिपल पे कोई भी कंट्री का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल पे उस कंट्री का कंपनीज एक्ट बनाया जाता है। और लास्ट, सुपरविजन कंट्रोल के रिलेटेड कुछ प्रोविजंस होनी चाहिए। तो आपने तो सीखा ही है सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप में लॉ के सिलेबस में ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिटर, इसके रिलेटेड सारे के सारे प्रोविजंस है ही। तो ये जो प्रोविजंस है ये इसी प्रिंसिपल की वजह से। तो ये था कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो क्रिस्प आंसर 3 पॉइंट, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। अभी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फटाफट से आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम सीधा चैप्टर के लास्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द आईटी एक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द आईटी एक्ट। चलिए फटाफट से कंपनीज एक्ट में हम लोग जाएंगे। अभी सबसे पहले हमको सीखना है सेक्शन 134, वी आर ऑन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 134 टॉक्स अबाउट सम थिंग्स। सेक्शन 134 कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, BOARDS, बोर्ड्स रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो सेक्शन 134 में किसके रिलेटेड प्रोविजन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट। आप जानते हो कि हर कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को एक एनुअल जनरल मीटिंग में रिपोर्ट सबमिट करना होता है। उस टोटल रिपोर्ट में क्या होता है? बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट एंड बाकी के जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है। तो वो बोर्ड रिपोर्ट किस में आ रहा है? सेक्शन 134 में। अब सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई क्या कहता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर है
डायरेक्टर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के जो डायरेक्टर है ये डायरेक्टर क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। किस चीज की, दो चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। पहली, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड, मतलब डायरेक्टर जो अपना डायरेक्टर रिपोर्ट देंगे ना, उसमें वो दो पॉइंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दो पॉइंट्स कौन से, पहला पॉइंट क्या है कि हमारे कंपनी को शोभने लायक एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड है, ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, तो बेसिकली आपके फाइनेंसेस को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जो कंट्रोल आप लगाते हो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। एग्जांपल दूंगा, बात समझ में आएगी। पहले इस बात को समझिए, दो बातें होती है, कंट्रोल को लगाना एक बात होती है और लगाया हुआ कंट्रोल अच्छे से काम करना दूसरी बात होती है। तो डायरेक्टर के ऊपर कंपनीज एक्ट में दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली हुई, क्या कि डायरेक्टर बोलता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमारे कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट इंप्लीमेंटेड है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो इंप्लीमेंटेड कंट्रोल है ना ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई, डायरेक्टर की हो गई। नाउ सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ज्वेलर। अभी एक ज्वेलरी शॉप में उन्होंने ऐसा एक बिजनेस पॉलिसी लगाया है कि अगर कोई इनवॉइस 50,000 से ऊपर का है तो उस इनवॉइस पे उस स्टोर के मैनेजर की सिग्नेचर चाहिए, और अगर 50,000 से नीचे का इनवॉइस है तो सेल्समैन ने साइन किया तो भी चलेगा। अभी ये सर ये है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कि 50,000 से नीचे का बिल होगा तो सेल्समैन साइन करेगा, 50,000 से ऊपर का बिल होगा तो कंपल्सरी साइन कौन करेगा, मैनेजर। आई जस्ट ड्रिंक वाटर। तो उस ज्वेलरी शॉप ने क्या लगाया हुआ है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। नाउ इफ दैट ज्वेलरी शॉप इज अ कंपनी, तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया है कंपनी में ये एडिक्वेट है, और दूसरी बात ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है। प्रॉपरली काम कर रहा है मतलब 50,000 के नीचे पे सेल्समैन साइन कर रहा है और 50,000 के ऊपर पे मैनेजर साइन कर रहा है। सो ये होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो बोर्ड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचिए ना, आईटी कंपनीज में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाना और उसको प्रॉपरली यूज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात। अब बात करेंगे ऑडिटर की। हमारी सेक्शन नंबर 143 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट ऑडिटर रिपोर्ट। ये कहता है कि ऑडिटर रिपोर्ट में ये दोनों चीजें चाहिए। आप जानते हो ऑडिटर का मतलब, ऑडिटर का रोल क्या होता है, चीजों को चेक करना और उस पर ओपिनियन प्रकट करना। तो ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि बेटा ऑडिटर तुम दो चीजों पे ओपिनियन दोगे। कौन कौन से, एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, एंड दूसरा समझ में आ गया आपको, इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ दीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो ऊपर आपने बोर्ड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और नीचे उसी चीज को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, ऑडिटर की। तो बेसिकली सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 सब क्लॉज ई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे एंड ऑडिटर पे रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं। तो कंपनीज एक्ट का ये छोटा सा रेफरेंस आपके सिलेबस में है जो मैंने आपके सामने बता दिया। तो यहाँ पे खत्म होता है कंपनीज एक्ट का पार्ट। अभी लास्ट पार्ट है चैप्टर का एंड दैट इज आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का दूसरा नाम क्या है, साइबर लॉ। तो सबसे पहला जो आंसर हमको इसमें करना है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ साइबर लॉ।
सो लेट अस कम टू सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ साइबर लॉ. बस अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइबर लॉ? सबसे बड़ा बेनिफिट, email will now become valid means of communication, valid form of communication. इसका यह मतलब है कि अगर आईटी एक्ट नहीं होता तो ईमेल से हुआ जो कम्युनिकेशन है ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल एविडेंस नहीं मानते थे. बट क्योंकि आईटी एक्ट है तो ईमेल को वैलिडिटी मिल गई है एज एन लीगल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया ईमेल, मतलब ईमेल पे भी कॉन्ट्रैक्ट अब हो सकता है. आगे, कंपनीज कैन डू ई-कॉम बिजनेस. कंपनी कैन डू ई-कॉम बिजनेस. ई कॉमर्स बिजनेस में तो पूरा की पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ही नहीं होता तो इस बिजनेस को रेगुलेट करने वाला कोई होता ही नहीं. तो बिकॉज ई कॉमर्स बिकॉज आईटी एक्ट है, इसलिए ये बिजनेस भी स्मूथली चलेंगे, रेगुलेट हो पाएंगे. डीएससी विल गेट वैलिडिटी. सर क्या मतलब है इसका? डिजिटल सिग्नेचर को ऑथोराइज मानने के लिए जो लीगल बेस है वो कहां से आ रहा है? आईटी एक्ट से. कॉर्पोरेट्स कैन नाउ एक्ट एज सर्टिफाइंग अथॉरिटी. सर इसका क्या मतलब है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब कुछ गवर्नमेंट ने 8 कॉर्पोरेट्स को लाइसेंस दिया हुआ है. उनको लाइसेंस है कि वो लोगों को डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हैं. तो बेसिकली अब ये एक नया टाइप ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट्स को मिल गया कि दे कैन बिकम सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड दे कैन इशू डिजिटल सिग्नेचर टू पीपल एंड कैन अर्न मनी. तो ये थे पहले 4 बेनिफिट साइबर लॉ के. नेक्स्ट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट कैन नाउ इशू नोटिफिकेशंस डिजिटली. डिजिटल इंडिया. अब जैसे कोरोना के टाइम पे मिस्टर मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित किया और लॉकडाउन के अनाउंसमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, तो मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया के थ्रू हुई. तो अगर आईटी एक्ट नहीं होता तो इस वीडियो की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती. बट क्योंकि आईटी एक्ट है तो ऐसे जो नोटिफिकेशन है अब वो गवर्नमेंट अपने ट्विटर हैंडल से या फिर अपने वीडियो के थ्रू भी दे सकती है. आगे, applications to government can now be filed online. लाइसेंस का अपॉइंटमेंट एंड ऑल वो सारा ऑनलाइन हो चुका है. और लास्ट में, आईटी एक्ट provides guidance for setting up security policy. सिक्योरिटी पॉलिसी का मतलब है कि आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आईटी का इस्तेमाल आप करते हो तो उसको सिक्योर कैसे रखे, इसकी गाइडलाइन आप आईटी एक्ट को देख के कर सकते हो. मतलब आईटी एक्ट इज एक्टिंग एज अ गाइडिंग लाइट. तो ये है कुछ बेनिफिट आपके साइबर लॉ के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर जो आईटी एक्ट से करना है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. सर इसका क्या मतलब है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस का? कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस का ये मतलब है, चलिए इसको सीधा नोट से कंप्लीट करेंगे. बेसिकली अलग अलग टाइप के फ्रॉड है जिसको कंप्यूटर ऑफेंस माना गया है आईटी एक्ट में और उसके हिसाब से आपको सजा मिल सकती है. तो ये कुछ लिस्ट है, तो इसको मैं फटाफट से रीड कर रहा हूँ. हैरेसमेंट करना, फेक प्रोफाइल बना के ईमेल अकाउंट को हैक करना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना, वेब डिफेसमेंट करना, वायरस को किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देना, साइबर टेररिज्म करना, ऑनलाइन एलिड एक्टिविटीज, ये आप चीज जानते ही हो, फिशिंग एंड ईमेल स्कैम, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सोर्स कोड का थेफ्ट. सोर्स कोड का मतलब होता है आईटी कंपनीज जो सॉफ्टवेयर बना के देती है ना, उसका जो मेन ओरिजिनल कॉपी होता है वो उनका बिजनेस सीक्रेट है, तो ये चोरी नहीं हो जाना चाहिए. तो इसकी चोरी को भी हम ऑफेंड मानेंगे आईटी एक्ट में, और जहां पे ऑफेंस होता है वहां पे पनिशमेंट आती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू विथ मी? यस. अब फटाफट से हम एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से आपके एसपीडीआई पे आ जाते हैं, एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन. कौन से टाइप का डेटा आपके एसपीडीआई में आता है? तो ये इस टाइप का डेटा आपका एसपीडीआई में आता है. आपका पासवर्ड, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी हेल्थ कंडीशन के रिलेटेड रिपोर्ट्स, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब मेल फीमेल या अदर जो भी है
वो उसकी इंफॉर्मेशन, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स एंड आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब आपका थंब इंप्रेशन, हार्टबीट का रेट, रेटिना स्कैन, ये सारी चीजें बायोमेट्रिक है। तो बेसिकली ये जो 4 से 5 चीजें दी हुई है, दिस इज द सेंसिटिव पर्सनल डेटा। इसको क्या बोला गया है आईटी एक्ट में? इट इज द सेंसिटिव पर्सनल डेटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सर इसको सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऐसा अलग से दर्जा क्यों दिया गया? बिकॉज ये इस डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। इस डेटा की प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। अगर ये डेटा किसी और के पास चला गया तो कोई और उसका मिसयूज कर सकता है। जैसे आपने आईसीआई का फॉर्म भरा तो आपने मोस्ट प्रोबेबली ये सारी इंफॉर्मेशन डाली होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, फिर आपका पासवर्ड वगैरह आईसीआई के डेटाबेस में है। सो बेसिकली इसमें से कुछ एसपीडीआई आपका आईसीआई के पास है, तो वो डेटा अगर आईसीआई मिसयूज कर दे तो उसके रिलेटेड कुछ रूल्स है जो कि नीचे दिए हुए। बट इस डेटा को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करना था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया आईटी एक्ट में? सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन। तो उसमें बेसिकली क्या क्या आता है? पासवर्ड, उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिजियोलॉजिकल मेंटल हेल्थ कंडीशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उसके बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट्स एंड योर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से, एमसीक्यू के एंगल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब एमसीक्यू में ये आपको पूछेंगे कि इसमें से क्या है क्या नहीं है, तो इसको एक बार रीड कर लेना। अभी स्कोप ऑफ रूल्स, ये रूल्स क्या कहते हैं कि यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके पास लोगों का एसपीडीआई है तो उसने उसका यूज करने से पहले लोगों की परमिशन लेनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जो 2 चीजें ना, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? जैसे अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया किसी स्टॉक ब्रोकर के पास, तो वो ना आपकी 46 जगह पे सिग्नेचर लेता है और हर जगह पे आपका ये एसपीडीआई वाला इंफॉर्मेशन उस ब्रोकर के पास जा रहा है। तो वो ब्रोकर को हम बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं आपके आईटी एक्ट में। तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेट अस से आई एम द ब्रोकर और ये कस्टमर है, तो कस्टमर ने अपना एसपीडीआई ब्रोकर को दिया, ब्रोकर के पास वो एसपीडीआई आया, तो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस एसपीडीआई का यूज करने से पहले कस्टमर की परमिशन ले ले। कस्टमर की परमिशन ले ले। सर क्यों जरूरी है? देखिए ये रूल्स वही लिखे हुए हैं, रूल्स वही लिखे हुए कि आपको परमिशन लेना जरूरी है। जैसे जब आपने गूगल पे अकाउंट ओपन किया तो वहां पे आपने सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद लास्ट में वहां पे आता है ना टर्म्स एंड कंडीशन, टिक करने के बाद ये अकाउंट ओपन होता है। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना मतलब ही आपकी परमिशन ली है गूगल ने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये परमिशन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आ रही है? आईटी एक्ट से। अब बात करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट की। सर बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है बॉडी कॉर्पोरेट में? वेदर कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यस, बट even a partnership firm is a body corporate only and only for the purpose of information technology act। पूरे इंडिया में ये एक ही एक्ट है कि जहां पे पार्टनरशिप फर्म को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला गया है, प्रोप्राइटर को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला गया है, एंड एनी अदर। तो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट में सारे लोग आ गए। अब एक इसका एक्सेप्शन है, दिस डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट और द लिमिटेशन ऑफ दिस रूल्स डज not apply to government and its departments। गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, इनको ये बॉडी कॉर्पोरेट के रूल्स अप्लाई नहीं होते, बाकी सबको अप्लाई होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आपके एसपीडीआई के इंफॉर्मेशन के यूज के रिलेटेड प्रोविजंस है आईटी एक्ट में। तो बेसिकली ये रहा आपका पूरा की पूरा रिवीजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, जो कि आई गेस एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है, राइट?